एप 21 to 40। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। हम यहाँ आपको इंटरेस्टिंग वीडियोस और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट लाते हैं जो आपको पसंद आएगा। 21 ट्रैजिक मेमोरीज, ऑर्डिनरी डैगर। सिद्धार्थ के ग्रुप और जनरल ने जब उसकी ऐसी हालत देखी उन्हें लगा कि सिद्धार्थ बेहोश है, इसलिए वह लोग वहां से जाने लग गए थे। लेकिन तभी सिद्धार्थ के नींद में बोलने बेवकूफ़ फर्स्ट ईयर जनरल लंबू कहीं का जब मन करे ऑर्डर दे देता है, खुद को ही जनरल समझता है क्या। ये सुनकर जनरल का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। उसने सिद्धार्थ को उठाने की कोशिश की और जब सिद्धार्थ की नींद खुली उसने सबसे पहले जनरल को ग्रीट करते हुए बोला, गुड मॉर्निंग जनरल। तभी जनरल उससे पूछते हैं, तुम इतने इंजर्ड कैसे हो गए, तुमने पहले ही घड़ी का यूज़ क्यों नहीं किया। वो ऐसा था ना कि मैंने जिद पकड़ ली थी कि मैं तब तक पृथ्वी पर नहीं जाऊंगा जब तक एक एलियन को ना मर दूं। जैसा आपको पता होगा कि अभी तक मेरे पास सिस्टम इंस्टॉल नहीं है, इसलिए मुझे किसी एलियन के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं थी। मैं एक एलियन से लड़ाई की और उसने मुझे इतना इंजर कर दिया, फिर मुझे आखिर हार माननी ही पड़ी। यह सुनकर जनरल उसका कंधा थपथपाते हुए बोलते हैं, कोई बात नहीं, वैसे भी एक ग्रेट आर्ट का प्लेनेट बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, इसलिए तुम टेंशन मत लो, अभी तो तुम मास्टर रैंक पर भी नहीं हो। सिद्धार्थ ने अपनी शातिर मुस्कुराहट छुपाते हुए मासूम सा चेहरा बनाकर हाँ में सिर हिला दिया। जनरल को लग रहा था कि सिद्धार्थ कुछ ज़्यादा ही डिप्रेस्ड है अपनी हार को लेकर, इसीलिए वह तेज आवाज में कहते हैं, चलो अब सिद्धार्थ को अकेला छोड़ दो, उसे रेस्ट की ज़रूरत है। सिद्धार्थ के दोस्त उसे देखकर मेडिकल रूम से बाहर जाने लग गए। उन पांचों के जाते ही सिद्धार्थ एक गाना गुनगुनाने लग गया, जिंदगी एक सफ़र है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। गेट के बाहर कोई गार्ड भी नहीं खड़ा था जो उसके गाने सुन सके। सिद्धार्थ ने सोचा अभी 6 महीने बाद या तो वह सेकंड ईयर में जा सकता है या अपनी मर्जी से एकेडमी छोड़ भी सकता है, और सिद्धार्थ ने डिसाइड कर लिया था कि को सेकंड ईयर में ना जाकर एकेडमी को छोड़ देगा। सिद्धार्थ के दिमाग में कुछ सेकंड्स तक किसी बूढ़े आदमी के चिल्लाने की आवाज़ आई, अगर तुम इसे छुड़ाना चाहते हो तो 18 साल की उम्र से पहले पहले मुझे 15 करोड़ रुपए दे दो, इसके बदले में इसकी जान बख्श दूंगा। सिद्धार्थ के मन की यह कड़वी याद सोचकर ही उसका मुंह उतर गया था। थोड़ी देर पहले ही इतना एक्साइट सिद्धार्थ दोबारा दुखी हो गया। उसने सोचा, अभी मैं 17 साल का हूं और 18 की उम्र होने के लिए अभी मेरे पास 7 महीने और बाकी हैं, मैं जरूर 15 करोड़ कमा के दिखाऊंगा। नलिनी एम उसके विचारों को नहीं पढ़ सकती थी, लेकिन उसके एक्सप्रेशंस को देखकर वह समझ गई थी कि सिद्धार्थ किसी चीज़ के बारे में सोचकर इंटेंस इमोशंस फील कर रहा है और शायद वही चीज़ है जो उसे कभी हार ना मानने के लिए मजबूर कर रही है। उसने इस चीज़ के बारे में पूछा तो नहीं। उसने सोचा कि जब सिद्धार्थ अपनी यह बात उसे बताने के लिए कंफर्टेबल हो जाएगा तब नलिनी उसे यह सवाल पूछेगी। सिद्धार्थ के पास कोई प्राइवेट रूम नहीं था, उसके 2 इरिटेटिंग से रूममेट थे, पहला एक पढ़ाकू और दूसरा एक लालची जिसे बस पैसों से मतलब है। यह सोचकर उसके चेहरे पर स्माइल आ गई थी। सिद्धार्थ ने सोचा कि अब उसे एनर्जी की ज़रूरत है, इसीलिए वह मेडिकल रूम से बाहर निकलकर जाने लग गया। उसके घाव पूरी तरह से भर गए थे लेकिन दर्द अभी भी हो रहा था। वह एकेडमी के बाहर चला गया था। उसके कपड़े थोड़े कटे फटे हुए थे। वह सबसे पहले बैंक में जाकर अपने 90 स्पिरिचुअल स्टोन्स को पैसों में कन्वर्ट कर देता है। 90 स्पिरिचुअल स्टोन्स के बदले उसे 9 लाख रुपए मिले थे। उसके पास अभी भी 10 स्पिरिचुअल स्टोन्स बचे हुए थे। सिद्धार्थ ने अपने 9 लाख में से 8 लाख बैंक में जमा कर दिए और बाकी के पैसों से कुछ खरीदने का सोचा। सिद्धार्थ के पास कोई प्राइवेट रूम नहीं था, उसके 2 इरिटेटिंग से रूममेट थे, पहला एक पढ़ाकू और दूसरा एक लालची जिसे बस पैसों से मतलब है। यह सोचकर उसके चेहरे पर स्माइल आ गई थी। सिद्धार्थ ने सोचा कि अब उसे एनर्जी की ज़रूरत है, इसीलिए वह मेडिकल रूम से बाहर निकलकर जाने लग गया। उसके घाव पूरी तरह से भर गए थे लेकिन दर्द अभी भी हो रहा था। वह एकेडमी के बाहर चला गया था। उसके कपड़े थोड़े कटे फटे हुए थे। वह सबसे पहले बैंक में जाकर अपने 90 स्पिरिचुअल स्टोन्स को पैसों में कन्वर्ट कर देता है। 90 स्पिरिचुअल स्टोन्स के बदले उसे 9 लाख रुपए मिले थे। उसके पास अभी भी 10 स्पिरिचुअल स्टोन्स बचे हुए थे। सिद्धार्थ ने अपने 9 लाख में से 8 लाख बैंक में जमा कर दिए और बाकी के पैसों से कुछ खरीदने का सोचा। एकेडमी के बाहर एक पूरा शहर बसा हुआ था। उसने फ्राइड चिकन मीट पैक करा लिया था। सिद्धार्थ ने अपने 10,000 इसमें खर्च कर दिए थे। उसके पास 5 किलो मीट आ गया था। वैसे वह चाहता तो किसी एलियन का मीट भी ले सकता था, लेकिन वह उसे कुछ ज़्यादा ही महंगा पड़ा, इसीलिए उसने ऐसा कुछ नहीं किया। सिद्धार्थ उस मीट को लेकर एकेडमी के अंदर चला गया था। उसने उस मीट को अपनी स्टोरेज रिंग में डाल दिया था। अब वह ड्रैगन फॉरेस्ट की ओर बढ़ने लग गया था। उसकी किस्मत थी कि वहां पर कोई नहीं था। वह ड्रैगन फॉरेस्ट के एक ऐसे रूम में गया जहां पर कोई कैमरा नहीं लगा होता है और इंडिस्ट्रक्टेबल ह्यूमन डॉल्स रखे होते हैं जिनकी हाइट 7 फुट जितनी होती है। सिद्धार्थ वहां पर अपनी स्किल्स को और भी निखारने के लिए गया था। उसने सबसे पहले वहां पर आराम से बैठकर आधे किलो मीट को खा लिया। उसका पेट अभी भी पूरा नहीं भरा, जो एक प्लस पॉइंट था। उसने 5 मिनट तक अपने खाने की एनर्जी को अपने शरीर में फ्लो करने के लिए ध्यान किया और उसके बाद 15 मिनट तक बेसिक स्ट्रेचिंग एंड वार्म अप किया। उसके बाद सिद्धार्थ ने अपनी स्पेस रिंग से एक पेज को निकाला। वो पेज हल्का हल्का पीला होने लग गया था। उसके ऊपर लिखा हुआ था, यह गॉड लेवल की टेक्निक थी। रचित ने सिद्धार्थ को 4 गॉड लेवल की टेक्निक दी थी, उनमें से यह भी एक थी। इसके
अंदर 3 अटैक्स होते हैं। यह सीखने के लिए किसी हथियार का होना जरूरी नहीं होता, लेकिन अगर हथियार पास में हो तो ज़्यादा बेहतर रहता है। सबसे पहले सिद्धार्थ ने अपनी स्पेस रिंग में जाकर उस टेक्निक के बेसिक प्रिंसिपल्स और फिलोसॉफीज को मास्टर किया और फिर सारे बेसिक स्टेंसेज को अच्छे से याद कर लिया। सिद्धार्थ स्पेस रिंग में चाहे हजारों लाखों सालों की प्रैक्टिस कर ले, लेकिन इससे उसकी रियल बॉडी पर कुछ असर नहीं पड़ता। यह बस सिद्धार्थ का माइंड है जो उस ट्रेनिंग को याद रखेगा। सिद्धार्थ ने रियल लाइफ में उस टेक्निक के बेसिक स्टेंसेस को मास्टर कर लिया। उसके दिमाग में चल रहा था, क्या हो अगर मैंने इस तकनीक को अच्छे से मास्टर कर लिया, क्या मैं किसी ऑर्डिनरी एलियन को हरा सकता हूँ? यही क्यूरियोसिटी थी सिद्धार्थ के मन में। वह रात के 12 बजे तक प्रैक्टिस करता रहा और बीच में आधे आधे घंटे का रेस्ट लेता रहा। उसने उस 5 किलो मीट को पूरी तरह से खा लिया था। 3 हेवनली स्ट्राइक्स। सिद्धार्थ को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके पतले से शरीर ने इतने सारे खाने को पचा लिया है। सिद्धार्थ वहां से जाने वाला था कि तभी उसके दिमाग में एक सवाल आता है, वह डार्क एसेंस किस टाइप की होगी? सिद्धार्थ जैसे ही अपने सिस्टम में बोलता है डार्क एसेंस, उसके आगे इंफॉर्मेशन लिखकर आने लगती है, नुकीले सींग वाले नीले बीटल की डार्क एसेंस, वेपन टाइप डार्क एसेंस। सिद्धार्थ ने जैसे ही उस डार्क एसेंस को अपने पास बुलाया, उसके आगे एक 6 इंच का छोटा सा खंजर हवा में तैरने लग गया था। उसके नीचे से ब्लैक एनर्जी निकल रही थी। सिद्धार्थ को वह खंजर बिल्कुल उस नील बीटल के सींग की तरह लग रहा था। सिद्धार्थ ने जैसे ही उस खंजर को उस रूम से बाहर निकलकर एक कम हाइट के मोटे से पेड़ पर एक जोरदार हमला कर दिया। वो पेड़ आधे टुकड़े में बट गया था। वह पेड़ इतना बड़ा नहीं था। सिद्धार्थ इस वक्त छोटे पेड़ वाले जॉन में था, जहां पर पेड़ बहुत ज्यादा थिक होते हैं लेकिन लंबे नहीं, इसलिए उसके कटने की आवाज बाहर नहीं गई। सिद्धार्थ ने उस डेगर को थोड़ा बहुत घुमाया, जिस कारण उसकी उंगली पर भी कट लग गया और वो बस उसे डागर के ब्लेड के हल्का सा छूने की वजह से हुआ था। वह बहुत ज्यादा इंप्रेसिव था। उसने तुरंत अपनी स्टोरेज रिंग से एक लोहे का मोटा सा डंडा निकाल, जो कि बहुत भारी था। सिद्धार्थ ने उसे बस ऐसे ही रख लिया था, लेकिन वह कुछ ज्यादा ही मोटा था। उसकी थिकनेस एक पेड़ की रूट जितनी थी। सिद्धार्थ ने अपने डेगर को पूरी ताकत से उस लोहे के मोटे डंडे पर स्लैश कर दिया और एक टिंग की आवाज के साथ वह डंडा बड़ी सफाई से कट गया। सिद्धार्थ के खंजर पर भी हल्का सा निशान आ गया था, लेकिन डार्क एसेंस खुद को रीजेनरेट कर सकती है, इसलिए उसे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं थी और अगर यह खंजर टूट भी जाता तब भी दोबारा ठीक हो सकता था। सिद्धार्थ अब बढ़ने लग गया था पोर्टल रूम की ओर। उसने ठान लिया था कि उसे एक बार और एटलस प्लेनेट पर जाना ही है और देखना है कि उसकी पावर बढ़ी है या नहीं, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह वापस कैसे आएगा। उसके पास तो घड़ी भी नहीं है, लेकिन इस प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन था। राघव ने अपनी घड़ी उनके ऑफिस की टेबल पर ही छोड़ दी थी और यह बात राघव ने सिद्धार्थ को बता दी थी, जिससे सिद्धार्थ उसकी भी घड़ी रिटर्न कर दे। सिद्धार्थ ने सोचा कि पहले उसे सो जाना चाहिए और वह ये सब कल जाकर देखेगा। क्या सिद्धार्थ कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट हो रहा था? क्या वह सच में एटलस के एलियंस का सामना कर पाएगा? और क्या थी उसकी वह दर्दनाक मेमोरीज, जिन्हें सोचकर ही सिद्धार्थ को बुरा लग रहा था? यह सब जानने के लिए पढ़ते रहिए चैप्टर 22 रिविजिट ऑफ एटलस, नकली बीस्ट। सिद्धार्थ मेडिकल रूम में जाकर सो गया था। उसे सुबह का इंतजार था, क्योंकि उसे अंदर से लग रहा था कि वह जरूर एक ऑर्डिनरी एलियन को तो मार ही देगा, अब तो उसके पास एक ऐसा वेपन भी है। ये सब कुछ सोचकर सिद्धार्थ सो गया था। सुबह जब उसकी नींद खुली तब 9 बजे बज रहे थे। उसने सबसे पहले उठकर कैंटीन में जाकर अच्छा खासा न्यूट्रिशियस खाना खा लिया और कुछ एक्स्ट्रा अपनी स्टोरेज रिंग में भी डाल लिया। सिद्धार्थ को अब इंतजार था उन गार्ड्स के जाने का, और क्या कहें, उसकी किस्मत इतनी अच्छी थी। उसके सामने से जनरल आ रहे थे। उन्होंने सिद्धार्थ को देखकर स्माइल के साथ कहा, तुम पोर्टल रूम के गार्डों को मेरे पास भेज दोगे? प्रश्नवाचक चिन्ह। मुझे उनसे कुछ काम है। लेकिन तभी उनके दिमाग में आया कि सिद्धार्थ इंजर्ड है, इसीलिए वह उसे रोकने ही वाले थे कि सिद्धार्थ भागते हुए गार्ड्स को बुलाने चला गया था। सिद्धार्थ ने गार्ड्स को जनरल के ऑफिस में भेज दिया था। अब सिद्धार्थ अकेला पोर्टल रूम में खड़ा था। उसने अपने हाथ में राघव की पोर्टल वॉच पहन रखी थी। उसने एटलस प्लेनेट में इंटर कर दिया। यह जगह इतनी ठंडी कैसे हो गई? प्रश्नवाचक चिन्ह। जब मैं पहले आया था तब तो बहुत गर्मी थी। सिद्धार्थ जब आसपास देखता है तो उसके पास में कई सारे पहाड़ थे और वह एक प्लेन जगह पर खड़ा हुआ था। उसे पता था कि अगर कोई पोर्टल से किसी प्लेनेट पर जाता है तो उसे रैंडम कहीं पर भी टेलीपोर्ट कर देते हैं, वहीं अगर किसी पर्सनल टेलीपोर्टर से जाएं तो किसी शेल्टर में टेलीपोर्ट करते हैं। इसीलिए सिद्धार्थ इतना शॉक भी नहीं था। वो आसपास चलते हुए किसी एलियन को ढूंढने लग गया। उसके आगे एक 5 फुट की बिल्ली चल रही थी, जिसकी आंखें लाल रंग की थीं और उसके पंजे के नाखून बहुत ज्यादा नुकीले थे। उस बिल्ली ने जैसे ही सिद्धार्थ को देखा, उसने तुरंत सिद्धार्थ पर अटैक कर दिया। सिद्धार्थ उस बिल्ली का कलर देखकर ही समझ गया था कि वो एक ऑर्डिनरी बीस्ट है, इसीलिए उसने बिल्ली के अटैक करने से पहले ही उस लाल रंग की बिल्ली पर हमला कर दिया। और एक अनएक्सपेक्टेड चीज होती है, ऐसा सिद्धार्थ ने भी नहीं सोचा था। वो बिल्ली 2 टुकड़ों में बट गई थी। सिद्धार्थ के सिस्टम में मैसेज आया, आपने एक फेक ऑर्डिनरी बीस्ट को मार दिया है, आपको कोई भी क्रोमा पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, आपको एक फेक ऑर्डिनरी बीस्ट की डार्क एसेंस मिली है। सिद्धार्थ को फेक ऑर्डिनरी बीस्ट का मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने सबसे पहले बिल्ली के शरीर को चीर फाड़ के उसके अंदर का क्रिस्टल निकाल लिया।
हर एलियन के अंदर एक क्रिस्टल होता है जो उसके शरीर में किसी भी जगह पर हो सकता है। पृथ्वी पर इसका दाम बहुत ज़्यादा होता है। सिद्धार्थ ने उस एलियन की डार्क एसेंस को निकाला। वह एक आर्मोर टाइप डार्क एसेंस थी। उसके शरीर के आसपास उस बिल्ली की स्किन जैसे ही लाल रंग का कवच चढ़ लग गया था। उस कवच से ब्लैक एनर्जी निकल रही थी। डार्क एसेंस की खास बात होती है कि उनसे एनर्जी निकलती रहती है। सिद्धार्थ को समझ नहीं आ रहा था कि एक बिल्ली का कनेक्शन किसी आर्मोर से कैसे हो सकता है, लेकिन सिद्धार्थ को उससे कुछ मतलब भी नहीं था। वह तो आगे किसी असली शिकार को ढूंढने के लिए बढ़ने लग गया जो कि उस बीटल की तरह ही पावरफुल हो। उसे अपने आगे कोई एलियन नहीं मिला। वह चलते हुए पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया था। तभी अचानक से उसके सामने एक छोटा सा खरगोश चलते हुए आता है। सिद्धार्थ तुरंत अपने डार्क एसेंस वाले खंजर से उसके सिर पर वार कर देता है, लेकिन इससे उस खरगोश को कुछ फर्क नहीं पड़ा था। सिद्धार्थ ने जैसे ही उसको स्पेक्टेट किया उसके होश उड़ गए, क्योंकि यह एक फाउंडेशनल बीस्ट था। अचानक से उसे किसी के गुर्राने की आवाज आने लग गई। सिद्धार्थ ने जब पीछे देखा तो वो शायद उस खरगोश की मां थी जो हाइट में 4 फुट की थी। सिद्धार्थ ने जब उसे स्पेक्टेट किया उसके सामने लिख कर आ रहा था, व्हाइट फर रैबिट फाउंडेशनल बीस्ट। तभी एक तीर सिद्धार्थ के बिल्कुल करीब से गुजरते हुए उस रैबिट पर लग जाता है। सिद्धार्थ जब उस तीर की डायरेक्शन की ओर देखता है, वहां पर एक 6 फुट का लंबा चौड़ा आदमी खून से लथपथ अपने डार्क एसेंस के पर्पल आर्मोर में चलता हुआ आ रहा था। ये देखकर सिद्धार्थ तुरंत उस पहाड़ से दूर भागने लग गया था। उसे पता था कि वह इस आदमी से जीत नहीं सकता है और हो सकता है यह आदमी उससे लड़ने की कोशिश करे। और यह डिसीजन सिद्धार्थ का सही भी था, क्योंकि वह आदमी एक सीरियल किलर था जिसने अपनी जिंदगी में 100 से ज़्यादा खून कर रखे थे। उसे लोगों को जान से मारने में मजा आता था, इसीलिए वह बीस्ट को मरने की जॉब करने लग गया। वो एक बहुत अमीर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आया था, लेकिन जब भी उसे अकेले में कोई इंसान मिलता था वह उसे भी मार डालता था। और वह तीर उस रैबिट के लिए नहीं बल्कि सिद्धार्थ के लिए ही था। सिद्धार्थ वहां से भागते हुए काफी दूर आ गया था। उसके पैरों में दर्द होने लग गया था। वह किसी एलियन को ही ढूंढ रहा था और जैसे उसकी यह विश पूरी हो गई हो, उसके आगे 2 फुट की मधुमक्खी हवा में उड़ रही थी। उसे देखकर सिद्धार्थ ने तुरंत अपने खंजर से उस पर हमला कर दिया और एक टन की आवाज के साथ सिद्धार्थ का खंजर आगे से मुड़ गया था। सिद्धार्थ ने जब उस एलियन को स्पेक्टेट किया उसके सिस्टम में लिख कर आ रहा था, हरी मधुमक्खी, ऑर्डिनरी बीस्ट, स्पेशलिटी हाई एंडोरेंस, पावरफुल आर्मोर लाइक स्किन। सिद्धार्थ समझ गया था कि वह भी इतना ताकतवर नहीं है कि एटलस में किसी एलियन को मार सके, और वैसे भी उसे यहाँ आने का एक फ़ायदा तो मिल ही गया था। वो था उस फेक ऑर्डिनरी बेस्ट की डार्क एसेंस। सिद्धार्थ ने तुरंत पोर्टल वॉच का इस्तेमाल किया और वह बाहर जाने लग गया। उसे पीछे दिखा वही लंबा चौड़ा आदमी उसकी तरफ तलवार लेकर भागते हुए आ रहा था। सिद्धार्थ ने तुरंत अपने पोर्टल में जंप कर दी। आखिर में पृथ्वी पर आ ही गया। सिद्धार्थ का गोल था 7 महीने में 15 करोड़ रुपए कमाना। यह कुछ ज़्यादा ही था, लेकिन यह पॉसिबल हो सकता था अगर ओलंपस में एलियंस का शिकार करें और उनके क्रिस्टल या डार्क एसेंस को बेचें। लेकिन कोई पागल ही होगा जो डार्क एसेंस को बचेगा, क्योंकि यही ऐसी चीज़ होती जिससे सामने वाले को अनफेयर एडवांटेज मिलता है। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं था कि लोग डार्क एसेंस को बेचते ना हो। कुछ लोग एलियंस की एनर्जी को भी बेचते हैं जिससे उनको क्रोमा पॉइंट्स मिल सकें। सिद्धार्थ वापस आ गया था। सिद्धार्थ को एटलस के पोर्टल से बाहर निकलता हुआ एक गार्ड ने देख लिया था। क्या होगा उस गॉड का रिएक्शन और क्या जवाब देगा सिद्धार्थ उसकी बातों का? कैसा होगा सिद्धार्थ का ओलंपस का एडवेंचर? जानना दिलचस्प होगा, इसके लिए पढ़ते रहिए। 23 फाइट विद ए वॉरलॉर्ड, ब्लू लेजर। सिद्धार्थ पोर्टल रूम में आ चुका था। उसे अपने सामने एक गार्ड दिखा। उस गार्ड ने सिद्धार्थ को देखकर पूछा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? कल तो तुम इतना घायल हो चुके थे, जाओ रेस्ट करो जाकर। ये सुनकर सिद्धार्थ उससे कहता है, वो मैं, कल मेरा सामान छूट गया था, मैं उसे ही लेने आया था। सिद्धार्थ हिचकिचाते हुए कहता है, अच्छा तो मिल गया ना सामान? जी हाँ मिल गया। इतना कहकर सिद्धार्थ नजरें चुराते हुए वहां से जाने लगता है। इस वक्त उसके पास एटलस प्लेनेट के ऑर्डिनरी एलियन का बीस्ट क्रिस्टल था। इसका प्राइस उसे नहीं पता था कितना होगा, लेकिन 1 करोड़ से नीचे तो नहीं होने वाला। सिद्धार्थ थोड़ा कंफ्यूज था क्योंकि सिस्टम में लिख कर आ रहा था कि यह फेक ऑर्डिनरी बीस्ट है और सिद्धार्थ ने भी उसे बस एक ही शॉट में मार डाला। यह थोड़ा फिशी था, लेकिन सिद्धार्थ जब तक उसे चेक नहीं करेगा तब तक उसे पता कैसे लगेगा उस सिस्टम के मैसेज का मतलब क्या था? यह तो मार्केट में जाकर ही पता लगेगा। सिद्धार्थ एकेडमी से बाहर जाने लगता है। रास्ते में उसे उसके ग्रुप के मेंबर्स मिलते हैं और उसकी तबीयत के बारे में पूछते हैं। सिद्धार्थ भी हाँ हूँ में सिर हिलाकर वहां से आगे चलने लगता है। मार्केट में जाकर जब वह उसे बीस्ट क्रिस्टल को बेचने लगता है तब उसे अनएक्सपेक्टेडली 70 लाख रुपए मिल गए थे, क्योंकि इस क्रिस्टल का प्राइस वह लोग एक ओलंपस प्लेनेट के डिवाइन ब्लड एलियन के बराबर दे रहे थे। सिद्धार्थ को यह भी पता था कि एक डिवाइन ब्लड बीस्ट इतना कमजोर नहीं होता है। उसे समझ नहीं आ रहा था वह कैसा अजीब सा एलियन था, लेकिन इन सब पर ध्यान न देते हुए सिद्धार्थ वापस जाने लगता है। उसके पास अब 70 लाख रुपए थे। उसने उन्हें बैंक में जमा कर दिया था। अब उसके पास पैसों की कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसे किसी मिस्टीरियस रीजन की वजह से 15 करोड़ रुपए चाहिए थे।
सिद्धार्थ जब एकेडमी में आया तब उसे रास्ते में दो स्टूडेंट्स लड़ते हुए दिख रहे थे। वह दोनों एक दूसरे को बहुत बुरी तरह से पीट रहे थे। सिद्धार्थ यह सब देख ही रहा था क्योंकि उसे किसी और के मामले में घुसने का कोई शौक नहीं था कि तभी सामने चल रहे दोनों की फाइट के बीच में एक कम हाइट वाला लड़का दूसरे लड़के को जान से मारने के लिए अपने पेंट की नाइफ शीट से खंजर निकाल लिया कि तभी सिद्धार्थ ने उसे रोकने के लिए उसके ऊपर ब्लू लेजर का अटैक कर दिया। उस अटैक की वजह से उस लड़के के खंजर के बीचों बीच एक छेद हो गया था। इतना पावरफुल अटैक! सिद्धार्थ शॉकिंगली चिल्लाता है। सिद्धार्थ ने सोचा नहीं था कि ये इतना ताकतवर था, क्योंकि इसे उसने बस एक एटलिस के ऑर्डिनरी एलियन पर यूज़ किया था और वह तो इतने ताकतवर होते हैं कि ऐसे 10 अटैक्स खाने के बाद भी उसे ज़्यादा असर नहीं पड़ा था। वह मिस जानवी को ढूंढते हुए वॉरलॉर्ड हॉल की ओर बढ़ने लग गया, एक ऐसी जगह जहां पर वॉरलॉर्ड्स अपनी ट्रेनिंग के लिए आते हैं और आपस में डिस्कशन के लिए भी। उसे वहां पर बदकिस्मती से मिस जानवी तो नहीं दिखती, लेकिन वह निंजा जैसा वॉरलॉर्ड जरूर दिख जाता है। सिद्धार्थ उसे देखकर बोलता है, गुड मॉर्निंग सर, क्या आप मेरे साथ एक छोटा सा ड्यूल करना चाहेंगे? मेरे पास एक बहुत अजीब और पावरफुल टेक्निक है, मुझे इसे एक वॉरलॉर्ड पर ट्राई करना है। वह निंजा जैसा वॉरलॉर्ड हाँ में सिर हिला देता है। उस वॉरलॉर्ड के चेहरे पर शातिर मुस्कुराहट थी, लेकिन जो कि उसने एक मास्क पहन रखा था, इसलिए सिद्धार्थ उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था। सिद्धार्थ और वह वॉरलॉर्ड जिसका नाम युवराज था, दोनों ड्रैगन फॉरेस्ट की ओर बढ़ने लगते हैं। सिद्धार्थ और युवराज दोनों ड्रैगन फॉरेस्ट में कॉम्बैट रूम की ओर जाने लगते हैं। सिद्धार्थ मन में सोच रहा था, यह अजीब सा वॉरलॉर्ड मेरी बात मान कैसे गया? यह तो बहुत घमंडी था ना। खैर, इससे मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, हो सकता है उसे बस मिस जानवी से फ़र्क पड़ता हो, उनके स्टूडेंट से नहीं कोई फ़र्क ना पड़ता हो। अगर पड़ता भी हो तो मुझे क्या, बस मेरा काम हो जाए, मुझे मिस जानवी और उनकी राइवलरी से क्या मतलब। ये सोचते सोचते सिद्धार्थ कॉम्बैट रूम के गेट के बाहर पहुंच चुका था। उसके पीछे खड़ा युवराज उससे कहता है, चलो आओ मेरे साथ, बताओ तुम्हारा नया अटैक कौन सा है, क्या यह कोई सेंट लेवल स्किल है या गॉड लेवल? सिद्धार्थ को नहीं पता था यह कौन से लेवल की स्किल है, इसलिए उसने कॉन्फिडेंस के साथ बोला, आप खुद ही टेस्ट कर लीजिए। वह दोनों एक 20 मीटर लंबे और चौड़े मैदान पर थे। ये एक काफ़ी बड़ा मैदान था। फाइट करने के लिए सिद्धार्थ ने अपने 3 क्लोन बनाए और उन तीनों क्लोन्स ने सिद्धार्थ के साथ साथ ब्लू लेजर का इस्तेमाल कर दिया। उसने बोला, ब्लू लेजर द मस्टिकल स्किल। इतना कहकर उसने अपना लेफ्ट हैंड आगे कर दिया, जिससे सिद्धार्थ का एक अटैक रुक गया और बाकी दो को भी उसने आराम से डिफ्लेक्ट कर दिया। सिद्धार्थ को यह देखकर ज़्यादा हैरानी नहीं हुई, क्योंकि उसे पता था एक वॉरलॉर्ड बहुत ताकतवर होता है, एक ऑर्डिनरी एलियन से तो बहुत ज़्यादा। तभी सिद्धार्थ ने अपने पास से उस नीले बीटल की डार्क एसेंस वाले खंजर को अपने हाथ में बुला लिया। वह पूरी स्पीड से फ्लैश स्टेप का इस्तेमाल करते हुए युवराज से बस 2 कदम दूर पहुंच गया था। यह देखकर युवराज के चेहरे पर स्माइल आ गई थी। उसने सिद्धार्थ को ऐसे देखा जैसे वह कोई बच्चा हो। उसने तुरंत सिद्धार्थ के सीने पर एक जोरदार लात मार दी। अचानक से युवराज की पीठ पर एक जोरदार हमला हुआ। ये उसने अपनी नीले बीटल के खंजर से किया था, और जी हाँ, वो सामने से भागते हुए आने वाला सिद्धार्थ का क्लोन था। इससे उसको ज़्यादा इंजरी तो नहीं हुई, लेकिन खून जरूर निकलने लगा। अचानक से युवराज ने पीछे मुड़कर सिद्धार्थ का गला पकड़ लिया और उसे एक हाथ से हवा में उठाकर बोलने लग गया, तेरे जैसे कीड़ों से मुझे नफरत है, तू अपनी हद में रहना नहीं जानता है, तुझे क्या लगा तू किसी भी वॉरलॉर्ड को ऐसे ही चैलेंज सकता है? यह बोलते बोलते हैं वह सिद्धार्थ के पेट पर पंचेस भी मारता जा रहा था। उसके मुंह से खून निकलने लग गया था। अचानक से कॉम्बैट रूम का दरवाजा जोर से खुलता है और दरवाजे के बाहर से एक धुंधली सी आकृति आने लगती है। उस आकृति ने युवराज पर हमला कर दिया था, जिससे युवराज भी जमीन पर गिर गया था। सिद्धार्थ की आंखें ढंग से नहीं खुला नहीं पा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे बचाने वाला यह कौन है। कौन है यह धुंधली आकृति? क्यों बचाया उसने सिद्धार्थ को? और क्या रीज़न था युवराज का सिद्धार्थ को ऐसे ट्रीट करने का? यह सब जानने के लिए पढ़ते रहिए च 24 फ्लैशबैक ओल्ड लव इंटरेस्ट। सिद्धार्थ बेहोशी की कगार पर ही था। उसके अंदर इतनी ताकत थी कि कोई एटलीस्ट बेहोश तो नहीं हो। शायद ये उस ऑर्डिनरी के क्रोमा पॉइंट्स को अब्जॉर्ब करने की वजह से ही हुआ था। सिद्धार्थ इम्प्रेस था कि एटलिस के ऑर्डिनरी क्रोमा पॉइंट्स भी इतने ताकतवर थे कि वो एक वॉरलॉर्ड का अटैक भी सह सके। भले ही युवराज ने ये फुल पावर से नहीं मारा था, लेकिन यह भी काफ़ी इंप्रेसिव बात थी कि सिद्धार्थ अभी तक होश में था। सिद्धार्थ अपने सामने जब उस आकृति को क्लियरली देखने की कोशिश करता है तो उसे मिस जानवी दिखती है। हाँ, मिस जानवी, जो कि इतने टाइम से सिद्धार्थ से नहीं मिली नहीं थी, लेकिन उसके मन में अभी भी एक सवाल था कि मिस जानवी को उसकी लोकेशन के बारे में कैसे पता लगा। इसको इग्नोर करते हुए सिद्धार्थ अपने आगे चल रही फाइट की ओर कंसंट्रेट करने लगता है। उसके सामने 5 फुट 6 इंच की मिस जानवी, जो ज़्यादा छोटी भी नहीं लग रही थी और युवराज की तरह ह्यूज भी नहीं। वहीं दूसरी तरफ 6 फुट 3 इंच का युवराज, जिसका साइज देखकर लग नहीं रहा था कि वो ज़्यादा फास्ट हो सकता है। मिस जानवी ने युवराज की ओर देखकर नजरें चुराते हुए बोला, युवराज अभी भी सरेंडर कर दो, मैं इस बात के बारे में हेडमास्टर को नहीं बताने वाली हूँ। यह सुनकर युवराज उसकी तरफ नफरत से देखकर बोलता है, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी बात मान जाऊंगा? मुझे नफरत है तुमसे। जब हम लोग एक ही मिलिट्री स्कूल में पढ़ते थे तब तुम्हारे फादर एक वॉरलॉर्ड थे और इस कारण तुम्हें स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता था। वहीं मैं, जिसके पिता एक नॉर्मल अर्थ पावर वाले बिल्डर थे, मुझे कोई गलती ना होते हुए डांट दिया जाता था। तुम भूल गई होगी, लेकिन मैंने एक बार तुम्हें प्रपोज किया था, पर याद है क्या हुआ था?
तुमने क्या कहा था? युवराज यह बातें किसी पागल की तरह कह रहा था। इतना कहते कहते उसकी आंखों से एक आंसू भी झलक गया था। युवराज वहीं खड़े खड़े फ्लैशबैक की मेमोरीज में जान लगता है। 15 साल पहले यंग मिस जानवी, जो कि कोई वॉरलॉर्ड नहीं थी, उनकी पावर्स इस वक्त सिद्धार्थ से थोड़ी ही ज़्यादा थी। वो ऐसी लग रही थी कि उनको कोई भी देख ले तो उनके लिए पागल ही हो जाए, और ऐसे ही कई सारे लड़के उनके पीछे पागल थे, लेकिन उन सब में भी सबसे बड़ा दीवाना युवराज राठौर था। युवराज बाकी किसी को उनके आसपास भटकने भी नहीं देता था। मिस जानवी भी युवराज की बहुत अच्छी दोस्त थी। वो मन ही मन युवराज को पसंद करती थी, लेकिन उन्हें युवराज के पहले कन्फेस करने का इंतजार था, क्योंकि थी तो वो एक लड़की ही। हाँ, एक दिन जब मिस जानवी कैफेटेरिया की तरफ जा रही थी, उन्हें दिखता है युवराज अपने 3-4 दोस्तों के साथ हंसते हुए तेज आवाज में बातें कर रहा था, और उन्हें दूर से काफ़ी बार जानवी नाम के दोहराने की आवाज़ आ रही थी। जब उन्होंने थोड़ा करीब जाकर सुना तब उन्हें सुनाई दिया, अरे तूने देखा है जानवी क्या जहर लगती है बे। हाँ यार। युवराज के दो दोस्त आपस में मिस जानवी के बारे में अपनी बेहुदा टिप्पणी दे रहे थे, तभी युवराज उन्हें रुकते हुए बोलता है, तुम दोनों पीटना चाहते हो क्या? अगर एक और बार मेरी जानवी के बारे में कुछ बोल दिया ना, भूत बना दूंगा दोनों का। इतना कहकर युवराज उन्हें घूरने लगता है। युवराज से स्कूल में हर कोई डरता था। मिस जानवी ने दूर से उन लोगों की यह बातें पास जाकर सुन ली थी। उन्हें युवराज के दोस्तों पर घिन भी आ रही थी और युवराज पर प्यार भी। उन्हें युवराज की बातें बहुत प्यारी और प्रोटेक्टिव लग रही थीं। कुछ समय बाद मिस जानवी कैफेटेरिया में जाकर मैंगो जूस पीने लग गई थीं। उनकी टेबल पर कोल्ड ड्रिंक की 2 छोटी बोतलें और 5 समोसे रखे हुए थे। अचानक से उनके सामने वाली सीट पर युवराज आकर बैठ जाता है। उसे देखकर मिस जानवी हल्का सा शर्माते हुए बोलती हैं, कैसे हो युवराज? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। उसने उनके फेस एक्सप्रेशंस को नोटिस नहीं किया था, इसलिए वह कैजुअली बोलता है, मैं तो ठीक हूं, पर मुझे एक जरूरी बात करनी थी। कौन सी बात? मिस जानवी हड़बड़ाहट में पूछती हैं। वह बात यह थी कि आई लव यू। इतना कहकर युवराज ने अपना चेहरा हाथ से छुपा लिया था। मिस जानवी शर्माते हुए उसकी ओर देखने लगती हैं। यह चीज़ मिस जानवी के अलावा कोई और भी देख रहा था, और वैसे तो कैफेटेरिया के सारे स्टूडेंट्स यह तमाशा देख रहे थे, क्योंकि जानवी बहुत फेमस स्टूडेंट थी और युवराज स्कूल का गुंडा। उसे देखकर मिस जानवी उससे कुछ कहने ही वाली थी कि अचानक से कोई उनकी टेबल के पास आकर युवराज के सिर पर एक जोरदार हाथ मारता है। इससे युवराज का सर पूरी तरह से झन्ना गया था। उसे इतनी गुस्सा आ रही थी कि जिसने भी उसके सिर पर टुपली मारी है वह आज बचेगा नहीं। यह सोचते हुए जैसे ही युवराज पीछे देखता है, उसके पीछे एक 7 फुट का लंबा सा आदमी उसे घूरे जा रहा था। भले ही युवराज गुस्सैल स्वभाव का था, लेकिन बेवकूफ़ नहीं। वो अपने सामने खड़े लंबे से आदमी की पावर सेंस कर पा रहा था। वह आदमी इस वक्त अपने वॉरियर रियलम में था, वहीं युवराज तो बस एस ग्रेड स्टूडेंट था। उस आदमी के आगे युवराज किसी बच्चे जैसा था, इसलिए उसने युवराज के सिर पर हल्के से हाथ फेरते हुए बोला, शक्ल बहुत सुंदर है बेटा, लेकिन मालकिन से दूर रहना, वरना तेरे हाथ पैर कट कर कल किसी नदी में बह रहे होंगे। उस आदमी ने एक नज़र जानवी की ओर देखा। मिस जानवी तो उसके घूरने भर से बहुत डर गई थी। वह तुरंत भागते हुए अपने रूम की ओर चली जाती है। उसके बाद से मिस जानवी अगले दिन नहीं आई। युवराज ने उनका इंतजार किया, लेकिन ऐसा 3 दिनों तक लगातार रहा। 3 दिन तक छुट्टी लेने पर स्टूडेंट को एप्लीकेशन देना पड़ता है, इसलिए युवराज मिस जानवी के लिए परेशान था कि उन्हें कोई इमरजेंसी तो नहीं हो गई है जो उन्होंने 3 दिन की छुट्टी ले ली। तभी युवराज एक दिन अपने क्लास टीचर से पूछ लेता है, सर जानवी क्यों नहीं आ रही है आजकल? ओ जानवी, मेरी क्लास की सबसे होशियार लड़की, कितनी अच्छी थी वो, उसे सब कुछ कितनी आसानी से याद हो जाता था। वो हर टेस्ट में फुल मार्क्स लाती थी, लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं, उसके पिता ने तो उसे हमारे स्कूल से बहुत दूर SKD एकेडमी में एडमिशन करा दिया है। युवराज कुछ सेकंड के लिए उन्हें घूरता रहता है और फिर वो तुरंत क्लास से बाहर चला जाता है। ये 0 पीरियड था और क्लास टीचर बस अटेंडेंस के लिए आए थे, इसलिए वह भी इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। युवराज ने स्कूल रजिस्टर में से मिस जानवी का नंबर निकलकर उसे कॉल कर दिया था। मिस जानवी ने कई देर तक फ़ोन नहीं उठाया। उनके फ़ोन की स्क्रीन पर युवराज पॉपअप हो रहा था। तभी आखिर किसी ने युवराज का फ़ोन उठा ही लिया था। यह देखकर युवराज ने हड़बड़ाहट में बोला, हेलो जानवी। तभी सामने से एक आदमी की आवाज़ आती है, क्या चाहिए तुझे, क्यों फ़ोन कर रहा है मालकिन को? आप कौन हैं? युवराज कन्फ्यूज़न में पूछता है। मैं जानवी का सिक्योरिटी पर्सनल हूँ, मेरा नाम तेज है, याद है हम दोनों एक बार मिल चुके थे, क्या मस्त मुलाकात थी ना? इतना कहकर युवराज को दूसरी तरफ से हंसने की आवाज़ आने लगती है। जस्ट फॉर हिंट, इस आदमी को सिद्धार्थ ने एक बार देखा था और उनकी मुलाकात ज़्यादा अच्छी भी नहीं हुई थी। कब और कहाँ देखा था यह जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। वैसे क्या युवराज मिस जानवी से बस इतनी सी बात के लिए हेट करता है जिसमें उनकी गलती भी नहीं थी, या फिर कुछ और हुआ था पास्ट में, और यह चीज़ सिद्धार्थ की ज़िंदगी पर कैसे इफेक्ट करेगी, यह जानना बेहद दिलचस्प होगा। 25 वॉरलॉर्ड अरेस्टेड, रेड डेविल। यह सुनकर कि उसके सिक्योरिटी पर्सनल ने युवराज से क्या कहा, वो कॉल कट कर देता है। वह अपना स्टेटस जानवी के बराबर करने के लिए वो कड़ी मेहनत करता है और एक वॉरलॉर्ड बन ही जाता है। लेकिन तब उसे खबर मिलती है कि रेड डेविल और जानवी की सगाई हो गई है, और कोइंसिडेंस से उसका ट्रांसफ़र उसी आर्मी बेस में हुआ था जहां पर हेडमास्टर कोई और नहीं बल्कि जानवी के पिता जगदीश थे।
उसको जाह्नवी को देखकर गुस्सा तो बहुत आती थी लेकिन वह कुछ कर भी नहीं सकता था। तब उसे सिद्धार्थ के बारे में पता लगा जो कि उनका स्टूडेंट था। युवराज उनका तो कुछ बिगाड़ नहीं सकता था, इसीलिए उसने सिद्धार्थ को मारने का सोचा। यह चीज़ उसके लिए फ़ायदेमंद साबित हुई थी। उसने सोचा वो एक तीर से दो शिकार कर सकता था, बस वह एक बार उन्हें मार डालता, इसके बाद चाहे उसे उम्र कैद ही क्यों ना हो जाए। वह बिल्कुल किसी साइको की तरह बिहेव कर रहा था। युवराज और जाह्नवी की फाइट बहुत ज़्यादा भयंकर थी। ऐसा लग रहा था जैसे दो आर्मी टैंक एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हों। सिद्धार्थ उन्हें देखते हुए मन में यही सोच रहा था, क्या मैं ऐसे मॉन्स्टर्स की बराबरी कर पाऊंगा? क्या यह लोग एटलस प्लेनेट के डिवाइन बीस्ट्स को भी मार सकते हैं? वैसे तो सिद्धार्थ ने सुना था कि वॉर लॉर्ड्स ग्रेड 8 के प्लेनेट के डिवाइन बीस्ट जितने ताकतवर होते हैं और उनका पावर लेवल किसी ग्रेड 7 के प्लेनेट जितना होता है, लेकिन फिर भी सिद्धार्थ को इससे इतना डर नहीं लग रहा था जितना उसे उस नीले बीटल से लगा था। शायद ये इसलिए था क्योंकि वो दोनों उस पर हमला नहीं कर रहे थे। सिद्धार्थ ने मिस जाह्नवी की मदद करने के लिए तुरंत अपने डार्क एसेंस वाले खंजर को युवराज की ओर फेंका और वो किसी बूमरैंग की तरह घूमते हुए डायरेक्ट युवराज के सीने पर लगा था। लेकिन इससे उसे कोई हैवी इंजरी नहीं हुई थी, बल्कि बस थोड़ी सी चोट लग गई थी। लेकिन उससे युवराज डिस्ट्रैक्ट जरूर हो गया था और इसी बात का फायदा उठाते हुए जाह्नवी ने तुरंत अपने आइडेंटिटी कार्ड से अपने पिता यानी हेड मास्टर को वहां पर बुला लिया। हेड जनरल तुरंत टेलीपोर्ट होकर वहां पर आ गए थे क्योंकि उनके पास भी टेलीपोर्टेशन की पावर थी। यह सुनने में कमजोर लग रही हो लेकिन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल सुपर पावर थी। नॉर्मली इस सुपर पावर को सिक्योरिटी गार्ड्स इस्तेमाल करते थे, लेकिन कई सारे महान वॉरियर्स भी इसको यूज़ करते हैं। यह सोचते हुए सिद्धार्थ बस लेटे हुए आगे चल रहे तमाशा को देखे जा रहा था। हेडमास्टर के आते ही युवराज ने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन एक वॉर लॉर्ड किसी कॉम्बैट गॉड के आगे बहुत कमज़ोर होता है। हेडमास्टर ने तुरंत किसी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए युवराज के आगे जाकर उसका गला पकड़ लिया। उन्होंने उससे डिसअपॉइंटमेंट में बोला, मुझे तुमसे उम्मीद नहीं थी युवराज। यह सुन के युवराज जोर जोर से हंसने लगता है। वह हंसते हुए किसी साइको की तरह लग रहा था। हेडमास्टर उसके चेहरे पर एक पंच मारते हुए बोलते हैं, बोलो तुमने ऐसा क्यों किया युवराज? हमारी एकेडमी को धोखा क्यों दिया? युवराज कंफ्यूजन में पूछता है, एकेडमी को कैसा धोखा दिया? तुमने जाह्नवी को मारने की कोशिश की जो कि एकेडमी की एक वॉर लॉर्ड है, और एक वॉर लॉर्ड अगर मर जाए तो एकेडमी का एक पिलर कम हो जाता। यह सुनकर युवराज जोर जोर से हंसने लगता है। वहीं ये सब देख के साइड में खड़ी मिस जाह्नवी का चेहरा उतर जाता है। उन्हें पहली बार लग रहा था कि उनके पिता ने अपनी बेटी के लिए युवराज को पकड़ा है, लेकिन उन्हें तो बस अपने काम से मतलब था। यह सोचते हुए मिस जाह्नवी धीरे धीरे वहां से जाने लगती है। उन्हें जब जमीन पर गिरा सिद्धार्थ दिखता है तो वो तुरंत सिद्धार्थ को उठाने की कोशिश करती हैं और सिद्धार्थ भी उनके साथ साथ चलने लगता है। उसे कुछ हैवी इंजरीज तो नहीं हुई थी, लेकिन उन अटैक्स का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा था। वो तो अच्छा था कि युवराज कोई असली का साइको किलर नहीं था, वरना तो आज सिद्धार्थ का काम खत्म होने ही वाला था। यह सोचते हुए सिद्धार्थ मिस जाह्नवी से पूछता है, मेम वॉर लॉर्ड युवराज ने आप पर अटैक क्यों किया? इनकी आपसे क्या दुश्मनी है? मिस जाह्नवी उसे सारी कहानी शॉर्ट में बताती हैं। सिद्धार्थ उन्हें अविश्वास में देखते हुए बोलता है, लेकिन आपने ऐसा क्यों किया? मैंने ऐसा क्यों किया? हाँ, मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी। उस वक्त जब युवराज ने मुझे फ़ोन किया था तब मेरे पिता ने मेरा फ़ोन मुझसे छीन लिया था और मेरे सारे कॉल्स का जवाब वो सीरियल किलर मेरा सिक्योरिटी पर्सनल ही देता था। और मुझे रेड डेविल से ज़बरदस्ती शादी करनी पड़ी क्योंकि मेरे पिता एक कॉम्बैट गॉड थे, इसलिए उनके रिलेशंस प्रेसिडेंट से भी काफ़ी अच्छे थे। इसीलिए प्रेसिडेंट ने जो उनसे कहा था कि अपनी बेटी की सगाई रॉयल नाइट रेड डेविल से कर दो, मेरा मन तो नहीं था लेकिन मुझे ये करना पड़ा। मैंने युवराज से इस बारे में बात करने की कोशिश की, लेकिन वह ऐसे एक्ट करता था जैसे उसे कुछ फर्क ही ना पड़ता हो, और इस बात को सच मानकर मैंने भी उससे कुछ कहना बंद कर दिया। इतना कहते कहते मिस जाह्नवी का गला भर आया था। और रेड डेविल का क्या? सिद्धार्थ क्यूरियसली पूछता है। मैंने उन्हें अपनी स्टोरी बताई थी और रेड डेविल वो तो एक बहुत शांत और अच्छे व्यक्ति हैं। उन्होंने मेरी प्रॉब्लम को अच्छे से समझा, लेकिन उनकी भी मजबूरी थी क्योंकि अगर वह यह ना करते तो इसे प्रेसिडेंट के ऑर्डर को मना करना समझा जाता और इस कारण से कहीं उन्हें उनकी पोस्ट से हटाकर एक नॉर्मल सोल्जर बना दिया जाता। इसीलिए उन्हें अपनी पोजीशन को सलामत रखने के लिए और मुझे अपने पिता की इज्जत बचाने के लिए आपस में सगाई करनी पड़ी। एंड आई एम श्योर वो बहुत सभ्य व्यक्ति हैं। वह बिना मेरी परमिशन के मुझे छुएंगे भी नहीं और एक ना एक दिन में उनसे प्यार करने ही लगती। तभी सिद्धार्थ ने उनसे पूछा, तो अब युवराज सर का क्या हुआ? क्या उन्हें अरेस्ट कर लिया जाएगा, या मौत की सज़ा मिल जाएगी, या उन्हें फर्स्ट ग्रेड के प्लेनेट पर मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा? क्या होगा युवराज के साथ? क्या सिद्धार्थ इसमें कुछ इंटरफेयर करेगा? क्या अंत होगा इस प्रेम कहानी का? यह सब जानने के लिए पढ़ते रहिए। नोट: कृपया आप लोग नॉवेल के चैप्टर्स में अपने सजेशंस कमेंट करें जिससे कहानी और भी बेहतर हो सके। 26 मिस्टेक स्किल, आई वॉन्ट टू लीव। जैसा सिद्धार्थ ने एक्सपेक्ट किया, हेड जनरल ने रिवेंज के तौर पर युवराज को एकेडमी में सबके सामने एग्जीक्यूट कर दिया। वैसे तो यह सुनने में कुछ ज़्यादा ही बेरहम लग रहा होगा, लेकिन ये इतना भी ब्रूटल नहीं था क्योंकि अगर वह उसे ग्रेड 1 के प्लेनेट में छोड़ देते तो फिर तो युवराज तड़पते हुए ही मर जाता। ना तो उसे खाना मिलता ना ही पानी, उसे तो छोटी सी मक्खी भी मार सकती थी।
इन कुछ सालों में इंसानों का घमंड कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया था, लेकिन अभी भी इंसान डाल्विक्स के आगे बहुत ही कमज़ोर हैं। वॉरलॉर्ड्स जिनकी खुद कॉन्टिनेंट के प्रेसिडेंट भी रेस्पेक्ट करते हैं, वो भी ग्रेड 1 के प्लेनेट में किसी मच्छर जैसे होते हैं, उन्हें कोई भी बीस्ट कुचल सकता है। वहीं सिद्धार्थ, जो कि युवराज के एग्जीक्यूशन का सीन बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ देखे जा रहा था, उसने एक नज़र युवराज को देखा और फिर ड्रैगन फॉरेस्ट की ओर चलने लग गया। उसे लगा उसको ऐसा करते हुए किसी ने नहीं देखा होगा, लेकिन वॉरलॉर्ड जानवी, जो कि उसकी टीचर भी थी, उन्होंने सिद्धार्थ को देख लिया था। वो भी छुपते हुए सिद्धार्थ का पीछा करने लगी, जो कि उनका लेवल सिद्धार्थ से कुछ ज़्यादा ही हाई था, इसलिए सिद्धार्थ को भनक भी नहीं लगी होगी। लेकिन ऐसा सिर्फ मिस जानवी को लग रहा था, क्योंकि सिद्धार्थ ने उनको बहुत पहले ही सेंस कर लिया था। रचित ने सिद्धार्थ को जो 3 गॉड लेवल टेक्निक्स दी थी, उनमें से एक फाइटिंग के लिए नहीं बल्कि अपने सेंस को मजबूत करने के लिए थी। यह भले ही एक गॉड लेवल टेक्निक हो, लेकिन सिद्धार्थ को यह कुछ ज़्यादा इफेक्टिव नहीं लगी, क्योंकि उसे लगा था कि इस स्किल को प्रैक्टिस करने के बाद वह अपने से काफ़ी मीटर दूर की भी आवाज़ सुन लेगा और बहुत दूर का देख सकेगा, या फिर यह नहीं तो वह बहुत अच्छे से सूंघ सकेगा या टेस्ट कर सकेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। यह सेंसरी स्किल सिर्फ और सिर्फ किसी की प्रेजेंस को महसूस करने के लिए था और इसे सीखना बहुत आसान था। सिद्धार्थ को तो लग रहा था इसे कोई 5 साल का बच्चा भी सीख सकता है, फिर ये गॉड लेवल की टेक्निक कैसे हुई। सिद्धार्थ यही सब सोचते हुए सिद्धार्थ ड्रैगन फॉरेस्ट में पहुंच चुका था। उसने तेज आवाज में बोला, मिस जानवी, आप यहाँ मेरा पीछा क्यों कर रही हैं? उसने यह इतनी कोल्ड वॉइस में बोला था। एक सेकंड के लिए तो मिस जानवी भी घबरा गई थी। सिद्धार्थ ने बस उन्हें हल्का से डराने के लिए तुरंत पीछे मुड़कर एक पेड़ की डाली पर अपने ब्लू लेजर का अटैक कर दिया, जिससे मिस जानवी उसके सामने आ जाए, और ऐसा हुआ भी। मिस जानवी हैरानी में उसके सामने आते हुए बोलते हैं, तुम्हारे पास यह मिस्टिक स्किल कैसे आई? यह तो गॉड लेवल की स्किल से भी ऊपर लेवल की है। सिद्धार्थ को पता नहीं था कि वह क्या कहा रही हैं, लेकिन उसे इस बात की भनक लग गई थी कि वह ब्लू लेजर के बारे में बोल रही हैं, और ऐसा इसलिए क्योंकि युवराज से फाइट करते वक्त उसने भी कुछ ऐसा ही कहा था। सिद्धार्थ एक नज़र उनको देखता है और फिर स्टोन इम्प्रिंट्स की ओर चलने लगता है। यह वही जगह है जहां पर सिद्धार्थ पहले भी जा चुका था, तब जो कि सिद्धार्थ का लेवल पहले से बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है। उसने वहां दोबारा जाकर अपनी स्किल्स को टेस्ट करने का सोचा। पिछली बार तो उसके ऊपर डेविल्स का कब्जा था, इसीलिए उसने उन इम्प्रिंट्स को इतनी आसानी से हरा दिया, लेकिन अब वक्त था असली लड़ाई का। मिस जानवी भी बिना कुछ कहे उसके पीछे चलने लगती हैं। वैसे तो उन्हें कुछ कहना था, पर उन्होंने भी उसे फॉलो करने का ही सोचा। सिद्धार्थ उस स्टोन इम्प्रिंट वाली जगह पर पहुंच गया था। मिस जानवी उस जगह के बाहर एक स्क्रीन में अंदर का लाइव वीडियो देख रही थी। अंदर जाते ही सिद्धार्थ ने तुरंत अपना ऑर्डिनरी डेगर निकालकर अपने राइट हैंड में पकड़ लिया था। वह स्वॉर्ड चलाने के स्टेन्स में आ चुका था। उसके सामने सबसे पहले वही इम्प्रिंट आया जिसने एक कवच पहना हुआ था। सिद्धार्थ ने उसे बस एक ही अटैक में हरा दिया था। मुझे पता है यह सिर्फ उन बुद्धों की मेमोरीज हैं, और अगर मैं उनसे लड़ने गया तो मैं तो उनकी एक ही नज़र में मर जाऊंगा, लेकिन यह अनाइंग कॉम्बैट गॉडेस को हराने में जितना मजा आता है उतना मजा किसी एलियन को मारकर नहीं आता। तभी सिद्धार्थ ने रियलाइज किया कि वो क्या बोल रहा है। उसने अभी तक सिर्फ 2 एलियंस को मारा था और एक से लड़ाई करते वक्त वह खुद मरने की कगार पर आ गया था। सिद्धार्थ ने कुल 5 इम्प्रिंट्स को हरा दिया, लेकिन 6th इम्प्रिंट के लिए जैसे ही उसने एक पेंटिंग पर क्लिक किया, उसके आगे से एक कम हाइट का ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेस पहना हुआ लड़का प्रकट हो गया। उसे देखकर सिद्धार्थ को समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसे कपड़ों में लड़ेगा कैसे। अचानक से को लड़का किसी फुटवर्क टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए सिद्धार्थ के पीछे आ जाता है, लेकिन कमाल की बात यह थी कि सिद्धार्थ भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था। उसके पास भी एक गॉड लेवल की टेक्निक थी, जो कि शायद ही उसके अलावा पूरे अर्थ पर किसी के पास भी हो। सिद्धार्थ वैसे तो उसे इम्प्रिंट के पीछे पहुंच चुका था, लेकिन उस लड़के को अभी भी सिद्धार्थ उसके आगे ही दिख रहा था, क्योंकि सिद्धार्थ ने क्लोन स्टेप टेक्निक का इस्तेमाल किया था। वह लड़का जैसे ही अपने आगे वाले सिद्धार्थ के चेहरे पर एक जोरदार क्रिसेंट केक मारता है, इतनी देर में सिद्धार्थ ने उस इम्प्रिंट लड़के का गला काट दिया था। इससे पहले आने वाले सारे इम्प्रिंट सिद्धार्थ के लिए कमजोर थे, लेकिन यह पहला था जिसने उसके आगे 15 सेकंड से ज़्यादा देर तक फाइट की थी। वैसे तो सिद्धार्थ उस टाइप का नहीं था जिसे किसी को मारने काटने में मजा आता हो, लेकिन यह जीत देखकर वह खुद हंसने लग गया था। वहीं बाहर खड़ी मिस जानवी बस हैरानी से अपने सामने की स्क्रीन में देख रही थी कि सिद्धार्थ ने कैसे उस लड़के को हरा दिया। यह सिद्धार्थ किस मिट्टी का बना है? इसने अक्षत आहूजा को हरा दिया। मैंने भी कई बार इस लड़के से लड़ाई करने की कोशिश की, लेकिन मैं तो बस 10 में से 4 राउंडर्स ही जीत पाती थी। यानी कि अगर हम लोगों की असल में फाइट हो और वह भी वॉरलॉर्ड के लेवल पर आ जाए तो उसके जीतने के 60% चांसेज हैं, और मेरे सिर्फ 40। यह बोलते बोलते हैं मिस चांदनी ने सिद्धार्थ के हाथ में पकड़े हुए उस खंजर को नोटिस किया। यह देखकर तो किसी एलियन की डार्क एसेंस लगता है, और वह भी एटलस के एलियन का। इसे बाहर आने दो, इसे कुछ सवाल जवाब तो करने ही पड़ेंगे। सिद्धार्थ नंबर 7 वाले इम्प्रिंट के आगे था। वह सिद्धार्थ की हाइट का ही एक पतला सा लड़का था। उसने अपने शरीर पर एक लोहे का आर्मोर पहन रखा था और उसके सर पर एक ऑरेंज रंग की कैप थी। उसने अपने हाथ में 2 कटानास पकड़ रखी थी। सिद्धार्थ ने जैसे ही कॉस्मिक स्टेप का इस्तेमाल करते हुए उसके पीछे जाने की कोशिश की, अचानक से उसने तुरंत सिद्धार्थ के गले के अंदर अपनी तलवार को धंसा दिया था और सिद्धार्थ वहीं पर मर गया। नहीं, टेंशन मत लीजिए, वह असल में नहीं मारा है। रियलिटी में स्टोन इम्प्रिंट्स में इंसान की सिर्फ कॉन्शियसनेस ही जाती है।
न कि उसका शरीर। इसलिए शायद सिद्धार्थ इसमें 1000 बार मर जाए, लेकिन रियल में वह नहीं मरने वाला है। जैसे ही मिस जाह्नवी को दिखता है सिद्धार्थ की कॉन्शियस दोबारा उसके शरीर में आ गई है, वह उससे पूछती हैं, तुम्हारे पास एटलस के ऑर्डिनरी एलियन की डार्क एसेंस कैसे आ गई? सिद्धार्थ कुछ सेकंड तक इस बारे में सोचता है, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब देना चाहिए। कुछ सेकंड तक वो मिस जाह्नवी को घूरता है और फिर जमीन की ओर देखने लगता है। यह उनको बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग लग रहा था। उन्होंने तेज आवाज़ में बोला, बताओ सिद्धार्थ, क्या तुमने किसी को भी इसके बारे में अभी तक नहीं बताया है? वैसे तो सिद्धार्थ को इस बात की खबर थी, लेकिन उसने अपनी आंखों से देख लिया था कि आर्मी बेस में टीचर्स या जनरल्स या कोई सार्जेंट कैसे भी बिहेव करें, लेकिन उनसे कभी अटैच नहीं होना चाहिए, क्योंकि वह सब अपनी एकेडमी के लिए लॉयल होते हैं और उसके लिए किसी की भी जान ले सकते हैं। जैसे वैसे तो यह बहुत छोटी सी बात है कि सिद्धार्थ किसी को भी अपनी गॉड लेवल टेक्निक्स का नाम बता दे जो रचित ने उसे दी थी, लेकिन बस इतनी सी बात ही काफ़ी थी उसे मौत की सज़ा दिलवाने के लिए, क्योंकि यह कोई छोटी बात नहीं थी। गॉड लेवल की टेक्निक्स को बहुत रिस्पेक्ट के साथ देखा जाता है, खासकर ऐसी एकेडमी जहां पर स्टूडेंट्स को ताकतवर बनाने के लिए ही एडमिट किया जाए। ये सोचते हुए सिद्धार्थ ने एक नज़र मिस जाह्नवी की ओर देखा और कॉन्फिडेंस के साथ बोला, मैं यह आर्मी बेस छोड़ना चाहता हूँ, मुझे दोबारा अपनी सिटी में भेज दिया जाए। मिस जाह्नवी उसे हैरानी से देख रही थी। उनके मन में तो बहुत सारी बातें थी, जैसे हमारी एकेडमी और उन सारे गिफ्ट का क्या जो हेडमास्टर, वाइस प्रिंसिपल और रचित ने दिए थे, लेकिन वह यह सब कहती नहीं है। क्यों बोला सिद्धार्थ ने ऐसा? क्यों छोड़नी है उसे एकेडमी? और क्या उसे यहाँ से इतनी आसानी से जाने दिया जाएगा? और उसके दोस्तों का क्या? और क्या जवाब देगा सिद्धार्थ उस खंजर वाले सवाल का? यह सब जानने के लिए पढ़ते रहिए। नोट: कृपया आप लोग हर चैप्टर के कमेंट सेक्शन में अपने सजेशंस देते रहें, जिससे कहानी बेहतर हो सके। 27 पर्सनालिटी डिकोड, सुपर सोल्जर्स। सिद्धार्थ के ऐसा कहते ही मिस जाह्नवी भी उसे हैरानी से देखने लगती है और आखिर में अपने दिल की भड़ास निकालते हुए कहती हैं, तो उन सारी गॉड लेवल टेक्निक्स का क्या जो कॉम्बैट गॉड रचित ने तुम्हें दी थी? और एकेडमी द्वारा दी गई इतनी सारी सुविधाओं और रिवॉर्ड्स का क्या? यह सुनकर सिद्धार्थ कुछ देर तक सोचता है और फिर कहता है, मुझे वो गॉड लेवल टेक्निक्स कॉम्बैट गॉड रचित ने दी थी, ना कि एकेडमी ने, इसलिए अगर वह चाहते हैं तो मुझसे यह सारी टेक्निक्स वापस भी ले सकते हैं। वापस तो ले लेंगे, लेकिन तुमने जो टेक्निक्स सीख रखी है उनका क्या? मिस जाह्नवी शरारती मुस्कुराहट के साथ कहती हैं, उनका मुझे नहीं पता, आप लोग खुद ही देख लीजिए, लेकिन मुझे यह एकेडमी छोड़नी ही है। यह फैसला सिद्धार्थ ने अभी नहीं बल्कि बहुत पहले से ले लिया था। ऐसा नहीं था कि उसे एकेडमी में रहने से कोई प्रॉब्लम थी, बल्कि उसे यहाँ पर बहुत सारी प्रिविलेज मिल रही थी। बात रही उसके दोस्तों की, तो वह जानता था कि वह लोग बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं और लाइफ में बहुत पावरफुल बनेंगे। सिद्धार्थ का एकेडमी छोड़ने का रीजन यह था कि उसे फ्रीडम चाहिए थी। भले ही यहाँ पर उसके अकेलेपन से बिल्कुल उलट बहुत सारे दोस्त बन गए थे, लेकिन उसे किसी एकेडमी का स्टूडेंट बनकर नहीं रहना था। उसे जल्द से जल्द 15 करोड़ रुपए कमाने थे और एकेडमी में 20 ईयर्स की एज से पहले प्लेनेटरी मिशन पर जाने की सख्त मनाही है। वहीं नॉर्मली कोई इंसान टेलीपोर्टेशन स्टेशन से 16 की एज के बाद जा सकता है। और 15 करोड़ कमाने का सबसे एफिशिएंट तरीका प्लेनेटरी मिशन में पार्ट लेकर एलियंस की डार्क एसेंस को बेच देना या उनकी लाइफ फोर्स को बेच देना। लाइफ फोर्स वही चीज़ होती जिससे किसी को क्रोमा पॉइंट्स मिल सकें। ये प्लैनेट्स बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं। वैसे ये कोई रियलिटी के प्लैनेट्स जैसे मार्स वगैरह नहीं, बल्कि एक अलग ही दुनिया होती है। इसके बारे में इंसान अभी भी रिसर्च कर रहे थे। जैसे किसी प्लेनेट में एलियन को मारने के बाद एक मैसेज और एक इनबिल्ट सिस्टम आ जाता है, ऐसा क्यों होता है? वैसे तो सिद्धार्थ को भी नोटिफिकेशन आया था कि वो उस सिस्टम को एक्सेप्ट करना चाहता है या नहीं, जो कि सिद्धार्थ के पास सुप्रीम सिस्टम था। इसीलिए सिद्धार्थ के सिस्टम ने तुरंत ही उस सिस्टम को तुरंत ही उसकी बॉडी के साथ कनेक्ट होने से रेफ्यूज कर दिया। असल में इंसानों ने ये इन्फॉर्मेशन डाल्विक्स से चुराई थी और डाल्विक्स ने उन प्लैनेट का यूज़ करना बहुत पहले ही छोड़ दिया था, या शायद उन्हें इससे कुछ बेहतर मिल गया हो या कुछ और भी रीजन हो सकता है। ह्यूमंस ने कुछ डाल्विक्स की बॉडीज पर रिसर्च करी और उनके शरीर में मॉडिफिकेशन करके उन्हें साइबोर्ग में कन्वर्ट कर दिया। इस चीज़ में बस 2 डाल्विक्स ही साइबोर्ग बन पाए और बाकी सब की बॉडी तो डिस्ट्रॉय हो गई, लेकिन उन 2 डाल्विक्स का पावर लेवल किसी कॉम्बैट गॉड से भी बहुत ज़्यादा है। वो दोनों सुपर सोल्जर 2 कॉन्टिनेंट को मिले सुप्रीम कमांडर के तौर पर। इनके पास खुद का दिमाग नहीं है और यह बस ऑर्डर्स फॉलो करने के लिए ही बने हैं। सिद्धार्थ उन 2 सुपर डाल्विक्स सोल्जर के बारे में सोच रहा था। वो एक बार उनसे मिलना चाहता था और उनकी पावर को देखना चाहता था कि कोई ऐसा भी हो सकता है जो अकेले ही उसकी पूरी एकेडमी को तबाह कर सकता है। हेडमास्टर और वाइस प्रिंसिपल समेत उसे तो गूसेबम्स आ रहे थे। यह मैं भी क्या सोचने लग गया हूँ, मैं तो एक वॉरलॉर्ड तक को नहीं हरा सकता। उन सुपर सोल्जर की तो बात ही छोड़ दो, जो कॉम्बैट गॉड्स को तो आसानी से हरा सकते हैं। जितना मुझे याद है शायद उन दोनों को कॉम्बैट एम्परर से भी ऊपर लेवल का दर्जा मिला है। भाई साहब, क्या मैं उनके लेवल का कभी हो भी पाऊंगा? अचानक से ये बोलते बोलते उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। वह अकेला उस ड्रैगन फॉरेस्ट में खड़ा जोर जोर से हंसने लगता है और अचानक से अपने डार्क एसेंस खंजर को एक पेड़ पर लगे टारगेट की बुल्सआई पर मार देता है और पागलों की तरह हंसते हुए बोलता है, मैं एक दिन उस लेवल का बनूंगा जहां पर वो दोनों सोल्जर्स कीड़े जैसे लगेंगे।
वो तो अच्छा था, यह सीन उसके दोस्तों ने नहीं देखा था वरना वह तो समझ ही नहीं पाएंगे यह असली का सिद्धार्थ है या उसे किसी डीमन ने पोसेस कर लिया हो। खैर उसे किसी ने भी पोसेस करा हो लेकिन उसका गोल क्लियर था, 18 की एज से पहले पहले 15 करोड़ रुपए कमाना। इसका रीजन क्या था यह तो हमें नहीं पता, लेकिन यह जरूर पता है कि सिद्धार्थ ऐसा करने के लिए कुछ भी कर सकता है। सिद्धार्थ जब से इस एकेडमी में आया था तब से उसे बहुत अजीब सा और खुशी जैसा महसूस हुआ, क्योंकि पहली बार उसका इंटरेक्शन किसी से इतने अच्छे से हुआ था। लेकिन सिद्धार्थ के लिए यह सब किसी चेस के गेम की तरह था। उसके लिए अभिमन्यु, राघव, संस्कृति, जानवी, हेडमास्टर, वाइस प्रिंसिपल और रचित यह सब उसके लिए किसी प्यादे की तरह थे। हाँ, एलेक्स जरूर कोई प्यादा नहीं था, उसे सच में सिद्धार्थ ने अपना दोस्त समझा था और वो ये डिजर्व भी करता था। और एकेडमी से जाते वक्त उसे इसी बात का दुख हो रहा था कि एलेक्स अकेला पड़ जाएगा। भले ही अभिमन्यु उन दोनों को बहुत अच्छे से ट्रीट करता हो, लेकिन वह एक कैलकुलेटिव और लॉजिकल पर्सन था, इसीलिए उसके लिए फ्रेंडशिप से ऊपर उसका कोई भी सेल्फिश रीजन हो सकता है। वहीं एलेक्स दिल से सोचने वाला था। सिद्धार्थ बस यही सोच रहा था कि उसे हेडमास्टर के आगे क्या कहना चाहिए, उसे एकेडमी छोड़ने का क्या रीजन देना चाहिए। लेकिन इन सब चीज़ों को साइड रखकर सिद्धार्थ अपने रूम नंबर 106 की ओर चलने लगता है। रूम के अंदर एंटर करते ही उसे एलेक्स और अभिमन्यु दिखते हैं। एक तरफ अभिमन्यु कॉमिक बुक पढ़ रहा था, वहीं एलेक्स मेडिटेशन कर रहा था। वह उन दोनों से आखिरी बार मिल रहा था, इसलिए उनके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहता था। कैसे हो तुम लोग? सिद्धार्थ एनर्जेटिकली बोलता है। मैं तो बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास हूँ। तुम बताओ, इतने दिनों से रूम में आए ही नहीं। एलेक्स भी स्माइल के साथ बोलता है। देखो एलेक्स, मैं एकेडमी छोड़ रहा हूँ। यह बात पहले तो एलेक्स को समझ नहीं आई और जैसे ही समझ आई वो चिल्लाते हुए बोला, क्या तुम एकेडमी छोड़कर जा रहे हो? वहीं साइड में कॉमिक पढ़ रहा अभिमन्यु भी उसकी बात सुनकर हैरान हो गया था। वह तुरंत उन दोनों के पास आकर पूछता है, क्या सिद्धार्थ तुम यहाँ से जा रहे हो? इसका क्या रीजन है? सिद्धार्थ माहौल को लाइट बनाने के लिए बोलता है, तुम लोग टेंशन मत लो, हम लोग एक ना एक दिन जरूर दोबारा मिलेंगे। तभी अचानक से दरवाजा खोलने की आवाज़ आती है और बाहर से एक बहुत ही सुंदर लड़की आती है। उसके सुनहरे बालों की लंबाई उसकी पीठ तक जा रही थी, जैसे सूरज की किरणें उसके कंधों पर आ पड़ी हों। उसकी आंखें डीप और शार्प थीं, जैसे रात के अंधेरे में चमकते तारे। उसकी हाइट टाल थी और शरीर मजबूत और सुडौल था, जैसे एक योद्धा की मूर्ति। उसके चेहरे पर एक अमेजिंग ब्यूटी और पावर का मिक्सचर था, जो उसे एक असली वॉरियर की तरह दिखा रहा था। कौन है ये लड़की? क्या जवाब देगा सिद्धार्थ हेडमास्टर के सवालों का? क्या वो कामयाब हो पाएगा एकेडमी से बाहर जाने में? जानने के लिए पढ़ते रहिए। 28 न्यू क्वेस्ट, एंशिएंट रूइंस। वो लड़की सिद्धार्थ की ओर चलते हुए आती है और बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ कहती है, तुम्हें एकेडमी छोड़नी है ना? सिद्धार्थ हाँ में सिर हिला देता है। ठीक है, तुमको परमिशन है एकेडमी छोड़ने की, और तुम सारी चीज़ भी ले जा सकते हो जो एकेडमी की तरफ से तुम्हें मिली है, जैसे वह गॉड लेवल टेक्निक्स। लेकिन इन सब के बदले तुम्हें हमारा एक काम करना होगा। कौन सा काम? सिद्धार्थ हैरानी से पूछता है। तुम्हें काम बताने से पहले मैं उसका रिवॉर्ड बता देती हूँ। तुम्हें इस काम को कंप्लीट करने 11 करोड़ रुपए मिलेंगे और साथ ही एक मन पसंदीदा सेंट लेवल टेक्निक भी। सिद्धार्थ हैरानी से उन्हें घूरे जा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह एकेडमी वाले इतने अच्छे कैसे हो गए, और यह लड़की है तो है कौन? क्या यह हेडमास्टर की कोई रिश्तेदार है, या फिर यह भी कोई वॉरलॉर्ड है? सिद्धार्थ के मन में सवाल तो बहुत सारे थे, पर उसका जवाब तो बस उसके सामने खड़ी लड़की ही दे सकती थी। हाँ, तो क्या काम करना होगा मुझे? सिद्धार्थ कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है। साइंटिस्ट्स ने लगभग 2 साल पहले एक इग्रिस नाम का प्लैनेट डिस्कवर किया है, जिसमें कई सारे लोग गए और वापस नहीं आ पाए। वैसे तो हम चाहे तो अपने कॉम्बैट गॉड्स को भी भेज सकते थे, लेकिन कॉम्बैट गॉडेस की एनर्जी जैसे ही उस प्लैनेट में सेंस होती है, वैसे ही वह कॉम्बैट गॉड मर जाता है। इस कारण हमारे 3 कॉम्बैट गॉड्स मर चुके हैं और यह बहुत बड़ा लॉस है। देखो, उस प्लेनेट पर सिर्फ एक एक्स ग्रेड या उससे नीचे के ग्रेड का व्यक्ति ही जा सकता है। यहाँ तक कि एक वॉरियर ग्रेड का पसंद भी नहीं जा सकता। एक्स से ऊपर लेवल का अगर कोई जाएगा तो उसकी बॉडी एक्सप्लोड कर जाएगी। इसका रीजन तो साइंटिस्ट्स को नहीं पता, लेकिन जितनी उन्होंने खोज की है इससे हमें इतना पता चल चुका है कि इस प्लेनेट में एक एडरल सिटी नाम की एंशिएंट रूइन है, और तुम्हें वहां पर जाकर उस एंशिएंट रूइन के अंदर से एक स्ट्रेंज क्रिस्टल लेकर आना है। और याद रखना, उस क्रिस्टल को तुम सिर्फ लोहे की मदद से ही छू सकते हो। अगर तुमने उसे अपने हाथों से छुआ तो तुम मर भी सकते हो, इसीलिए हमारी एकेडमी तुम्हें 2 आयरन ग्लव्स देगी जो कि फ्लेक्सिबल भी होंगे। इतना कहकर सिद्धार्थ उनकी तरफ उम्मीद से देखते हुए बोलता है, लेकिन मेरे पास वेपन्स की भी बहुत कमी है। सामने वाली लड़की समझ चुकी थी कि सिद्धार्थ बहुत ही चालाक लड़का है। उसे समझ आ गया था कि यह काम सिर्फ एक स्टूडेंट ही कर सकता है, इसीलिए उसने एकेडमी का फ़ायदा उठाने का सोचा। वह लड़की एक सेकंड तक उसे देखकर फिर बिना किसी एक्सप्रेशंस के साथ बोलती है, तुम्हें कोई भी वेपन चाहिए वो तुम्हें हमारे कॉम्बैट हाल से मिल जाएगा, लेकिन याद रखना वो वेपन सिर्फ इस मिशन के लिए होगा। और एग्रीस प्लैनेट को अंडर एस्टिमेट करने की कोशिश मत करना। उस प्लैनेट को अभी तक किसी ने ग्रेड में डिवाइड नहीं किया है, क्योंकि वहाँ से कोई भी जिंदा बचकर लौट ही नहीं पाया। इतना कहते कहते उस लड़की के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आ गई थी।
सिद्धार्थ समझ गया था यह उसके लिए एक सुसाइडल मिशन भी हो सकता, लेकिन सिद्धार्थ उस लड़की की तरफ ना देखकर हवा में देख रहा था जहां पर उसका सिस्टम फ्लो कर रहा था और उसमें लिखा हुआ था क्वेस्ट एक्सप्लोर इग्रिस प्लेनेट एंड एंशिएंट रूइन एडेरल सिटी ऑफ नेक्सरी, रिवॉर्ड्स 50,000 सेलेस्टियल पॉइंट्स। यह कुछ ज़्यादा ही बड़ा रिवॉर्ड था, इसीलिए सिद्धार्थ के मना करने का तो कोई सवाल ही नहीं था, क्योंकि उसे अलग से 11 करोड़ और एक सेंट लेवल की टेक्निक भी मिलने वाली थी। वैसे तो गॉड लेवल टेक्निक सेंट लेवल टेक्निक से हायर होती है, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस ही होता है कि सेंट लेवल की टेक्निक्स को मॉडर्न और एंशिएंट दोनों की फाइटिंग टेक्निक्स को मिलकर कई सालों के एक्सपेरिमेंट्स के बाद बनाया जाता है और यह पूरी तरह से इफेक्टिव होती है, और इनमें यह भी लिखा होता है कि कौन कौन इस टेक्निक को यूज़ कर सकता है। ये टेक्निक्स इंसानों के जेनेटिक्स के लिए सूटेबल नहीं होती, इसलिए इन्हें सीखने इंसान के लिए जेनेटिकल ड्रिंक पीनी पड़ती है जो उस इंसान के जीन्स को उस टेक्निक को सीखने के लिए सूटेबल बना देती है। कभी कभी सेंट लेवल की टेक्निक गॉड लेवल की टेक्निक से भी ऊपर हो सकती है और फाइट में उससे 1000 गुना ज़्यादा बेनिफिशियल भी, इसलिए सिद्धार्थ भी यह ऑफर खुशी खुशी मान गया था। उसे पता था इसमें उसकी मौत भी हो सकती है, लेकिन डर के आगे जीत है, इसीलिए सिद्धार्थ एक योद्धा की मौत मरना चाहता था, ना कि किसी काय की। उसे इग्रिस प्लेनेट के बारे में ज़्यादा कुछ तो नहीं पता था, लेकिन यह तो उसे सिर्फ वहां जाकर ही पता लगेगा। सिद्धार्थ तुरंत इस ऑफर को हाँ कर देता है और वह लड़की भी वहां से चली जाती है। सिद्धार्थ के दोनों दोस्त उसे हैरानी से देख रहे थे, वह दोनों उससे एक ही स्वर में पूछते हैं, क्या था ये सब? उन दोनों के खुले मुंह देखकर सिद्धार्थ बस स्माइल करके वहां से जाने लगता है। सिद्धार्थ को इस पूरे मैटर को अच्छे से जानना था, इसलिए वह हेड जनरल के ऑफिस के बाहर पहुंच जाता है और उसके पहली बार नॉक करते ही अंदर से तेज आवाज आती है, आ जाओ सिद्धार्थ, तुम्हें परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। सिद्धार्थ भी बिना कुछ कहे अंदर चला जाता है। हेड जनरल उसे देखकर तेज आवाज में बोलते हैं, तुम्हें एकेडमी छोड़नी है? अरे ठीक है छोड़ देते, लेकिन आयरन फिस्ट कंपटीशन होने के बाद छोड़ते तो ज़्यादा बेहतर रहता। हेड मास्टर ने यह बात सीरियसली कही थी। सिद्धार्थ को भी यह बात याद आ गई, लेकिन उसने इसको टालते हुए बोला, ठीक है मैं सोचूंगा उसके बारे में अगर यह कंपटीशन थोड़ा जल्दी आने वाला हो तो, लेकिन उसे छोड़िए, मैंने सुना है कि मुझे इग्रिस प्लेनेट में जाकर सुसाइड करना है। सिद्धार्थ ने यह बात का सरकास्म में बोली थी और प्रिंसिपल को भी समझ आ रहा था कि सिद्धार्थ उन्हें ताना दे रहा है, इसलिए उन्होंने उसको घूरते हुए बोला, तुम्हें सुसाइड करने का इतना शौक है तो पृथ्वी में क्या कमी है, यहाँ पर भी मर सकते हो। ये एक मिशन है और इसके बदले तुम्हें रिवॉर्ड भी मिलेगा, तुम पर कोई जबरदस्ती नहीं है जो तुम मुझे दोष दे रहे हो। हेड जनरल ने यह बात अपने ऑरा को रिलीज करते हुए कही थी और उनकी पावर के प्रेशर की वजह से सिद्धार्थ का सांस लेना भी कठिन हो गया था। तभी हेड जनरल अपनी पावर को दोबारा नॉर्मल करके बोलते हैं, ठीक है तो चलो मैं अक्षिता को तुम्हें एक इग्रिस प्लेनेट के स्टेशन तक गाइड करने के लिए भेज देता हूँ, और टेंशन मत लो, तुम्हारे साथ एक एस रैंक की स्टूडेंट भी चलेगी जिसे तुम लोग ब्लैक जेड ब्यूटी नाम से जानते हो। चलो अब हमारी मीटिंग खत्म हुई, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। इतना सुनकर सिद्धार्थ वहां से चला जाता है। क्या होगा सिद्धार्थ के साथ इग्रिस प्लेनेट में? क्या यह सच में एक सुसाइडल मिशन ही है? कैसा होगा सिद्धार्थ का इग्रिस प्लेनेट का एडवेंचर? और क्या एकेडमी वाले अपनी बात पर टिकेंगे या फिर मना कर देंगे वो लोग? और कौन है वह लड़की? यह सब जानने के लिए पढ़ते रहिए। 29 ब्रेक थ्रू समवन फैमिलियर। सिद्धार्थ अपने रूम की ओर चले जा रहा था, उसके मन में बहुत सारे ख्याल घूम रहे थे। हमें उस ब्लैक जेड ब्यूटी से तो मिल चुका हूँ, उसका रियल नेम शायद अंशिका था, सिद्धार्थ मन में सोचता है और उसके दिमाग में अंशिका की छवि आ जाती है। सिद्धार्थ को नलिनी ने बताया था कि अंशिका एक डायन है और उसकी स्पेशल एबिलिटी चार्म है जो उससे कमजोर अपोनेंट्स पे वर्क करती है। सिद्धार्थ रास्ते में चलते चलते यही सोच रहा था कि अचानक से उसके सामने कोई खड़ा हो जाता है। यह थी वही सुनहरे बाल वाली लड़की। उसके बारे में सिद्धार्थ को ज़्यादा कुछ नहीं पता था और सिद्धार्थ को ये जानने में भी कोई इंटरेस्ट नहीं था। सिद्धार्थ ने उसे देखकर बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ बोला, तो ले चलो मुझे इग्रिस प्लेनेट में, मैं तैयार हूँ। क्या अंशिका भी रेडी है? वो हाँ में सिर हिला देती है। उसके बाद सिद्धार्थ उस लड़की का पीछा करते करते एकेडमी के गेट के बाहर आ गया था। वह अब उन पहाड़ों के बीच था, तभी उसके सामने से चलते हुए अंशिका आती है। अंशिका एक ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव लड़की है जिसकी सुंदरता डायन वंश की विशेषता है। वह काले रंग के कपड़े पहनती है जो उसकी पर्सनैलिटी को और भी डीप और मिस्टीरियस बनाते हैं। उसके बाल काले और घने हैं जो उसके चेहरे को और भी सुंदर बनाते हैं। उसकी आंखें डीप एंड शार्प हैं जो किसी को भी अपनी ओर अट्रैक्ट कर ले। उसकी प्रेजेंस में एक अनोखा अट्रैक्शन है जो किसी को भी अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। वो एक ब्रेव और इंडिपेंडेंट लड़की है जो अपने थॉट्स और आइडियल्स के लिए लड़ने से नहीं हिचकिचाती। सिद्धार्थ, जिसे लड़कियों की ब्यूटी से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता था, वो भी अपनी नज़रें अंशिका से हटा ही नहीं पा रहा था। अंशिका भी उसकी ओर देखकर ब्लश करने लगती है। अंशिका ने कई लड़कों को सिड्यूस किया था, लेकिन उसकी एज भी 17 साल थी। सिद्धार्थ को देखकर पहली बार उसे किसी को देखकर अट्रैक्शन फील हो रहा था। सिद्धार्थ और अंशिका की हरकतें देखकर वो लड़की जिसका नाम आराध्या था खांसते हुए बोलती है, अहम चलो वक्त हो गया है इग्रिस पर जाने का।
इतना बोलकर वह आगे की ओर बढ़ाने लगती है। सिद्धार्थ और अंशिका भी उसको फॉलो करते हुए एक पहाड़ की सतह पर पहुंचते हैं जहां पर एक छोटा सा एयरक्राफ्ट रखा हुआ था। उसे देखकर लग रहा था कि उसमें बस 4 लोग ही बैठ सकते हैं। वह लड़की ड्राइवर सीट पर बैठ गई और सिद्धार्थ और अंशिका उसके पीछे बैठ गए। पायलट और पैसेंजर सीट में इतना स्पेस तो था कि अगर वह लोग नॉर्मली बात करें तो पायलट तक आवाज ही न जाए। इसीलिए सिद्धार्थ अंशिका से पूछता है, तुम यह काम क्यों कर रही हो? यह सुनकर वह जवाब देती है, इसके बदले मुझे 2 डिवाइन लेवल की डार्क एसेंस मिलने वाली है और तुम्हें तो इसका मतलब पता ही है। डार्क एसेंस कितना ज़्यादा पावरफुल हो सकती है। कमाल की बात है, इन्होंने वादा किया है कि वो दोनों डार्क एसेंस वेपन टाइप ही होगी। यह बोलते बोलते अंशिका जैसे अपनी ही बातों में खो गई थी और सिद्धार्थ को उसके एक्सप्रेशंस बहुत क्यूट लग रहे थे। इसके बाद सिद्धार्थ और अंशिका एयरक्राफ्ट से नीचे देखने लगते हैं। नीचे का व्यू बहुत अच्छा था। असल में आर्मी बेस नंबर 7 पहाड़ों के बीच था, इसीलिए ऊपर से वह सीनरी इतनी अच्छी लग रही थी। तभी नलिनी सिद्धार्थ से कहती है, मास्टर, यह करने से बेहतर है आप अपने टाइम को यूटिलाइज करें और अपनी कल्टीवेशन पर ध्यान दें, क्योंकि जितनी ज़्यादा आपकी ची एनर्जी होगी उतना ही शांत आपका मन और फास्ट रिफ्लेक्स होंगे और इससे आप अपनी बॉडी को अभी से 100 गुना ज़्यादा बेहतर तरीके से कंट्रोल कर पाएंगे। ये बात नलिनी ने बिना किसी एक्सप्रेशन और एक सीधी टोन में कही थी। सिद्धार्थ भी उसकी बात सुनकर अपनी स्पाइन को स्ट्रेट करके ची एनर्जी को फ्लो करते हुए विजुलाइज करने लगता है। साथ साथ नलिनी उसे एक्सप्लेन करते जा रही थी, देखिए मास्टर, शरीर में 3 ची रिजर्व्स होते हैं जिन्हें डैंटियन कहा जाता है। सबसे पहले आता है लोअर डांटियन, ये आपके लोअर एब्डोमेन में होता है या फिर कह सकते हैं आपकी स्पाइन की बेस में, यहीं पर मूल आधार चक्र भी होता है। उसके बाद आता है मिडिल डैंटियन जो कि आपके हॉट के सेंटर में होता है और सबसे लास्ट होता है अपर डैंटियन जो कि आपकी थर्ड आई में होता है, यानी माथे के बीचों बीच। तो आपको विजुलाइज करना है आपकी ची एनर्जी बेस ऑफ द स्पाइन से ऊपर उठते हुए आपके क्रोन चक्र तक जा रही है। सिद्धार्थ भी नलिनी की बात सुनकर उसके सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए 35 मिनट तक मेडिटेशन करता है और जैसे ही उसकी आंख खुलती है उसे अपने सामने अंशिका अपनी ओर घूरती हुई दिखाई देती है। सिद्धार्थ तुरंत चौंक कर पीछे हट जाता है। यह देखकर उसे हंसी आ गई थी। सिद्धार्थ ने कुछ सेकंड के लिए उसे देखा, तभी नलिनी की आवाज़ आती है, बधाई हो मास्टर, आप ची गैदरिंग लेवल 1 पर पहुंच गए हैं। सिद्धार्थ नलिनी को अजीब एक्सप्रेशंस के साथ देखने लगता है, लेकिन मुझे अपने शरीर में कोई चेंज फील क्यों नहीं हो रहे? सिद्धार्थ कंफ्यूजन में पूछता है। असल में मास्टर, ची एनर्जी ऐसे काम नहीं करती कि आपने विजुलाइज किया और आपका लेवल अप होते ही आपके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ आ जाएगी। अभी आपको फील नहीं हो रहा होगा, लेकिन इस वजह से आपके शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी पहले से 5% तक इम्प्रूव हुई है, पर साथ ही आप अपने हर मसल को कंट्रोल कर सकते हैं। और बेस्ट चीज़ यह है कि आप ब्लू ड्रैगन फिस्ट का इस्तेमाल बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि वह अटैक आपकी एनर्जी का ही इस्तेमाल करता है। जितनी प्योर आपकी एनर्जी होगी उतना ही पावरफुल ब्लू ड्रैगन फिस्ट होगा। सिद्धार्थ भी हाँ में सिर हिला देता है। उसे अभी इंतजार था तो बस स्टेशन पर पहुंचने का। तभी पायलट आराध्या तेज आवाज में चिल्लाते हुए बोलती है, हम लोग स्टेशन के पास एयरक्राफ्ट पार्किंग में लैंड करने वाले हैं। और थोड़ी देर में उनका एयरक्राफ्ट जमीन पर आ गया था। सिद्धार्थ अंशिका उससे नीचे उतर गए थे। आराध्या भी उनके साथ चलते हुए बोलती है, देखो स्टूडेंट्स, ऐसा है, तुमको अपनी सेफ्टी पर फोकस करना है। और ये लो, यह है एडल सिटी तक जाने का मैप, और तुम्हें सिटी के बिल्कुल बीचों बीच एक स्ट्रेंज कोड दिखेगा जिसका कलर ब्लू और रेड का मिक्स है। वो एक तरफ से ब्लू रंग में चमकता है और दूसरी तरफ से लाल रंग में। क्या सिद्धार्थ और अंशिका ढूंढ पाएंगे वो स्ट्रेंज कोड? क्या सिद्धार्थ अंशिका की ओर अट्रैक्ट हो रहा है या ये उसके चार्म का असर है? जानने के पड़ते रहिए। 30 द अग्रस प्लैनेट, ग्रोइंग क्लोजनेस। सिद्धार्थ और अंशिका स्टेशन से काफ़ी दूर एक जगह पर जाते हैं जो कि एक बड़ा सा रूम था। उसमें एक सिलेंड्रिकल शेप में किसी बड़े से टेस्ट ट्यूब जैसा एक चेंबर रखा था जिसके अंदर एक इंसान आराम से फिट हो सकता है। सिद्धार्थ और अंशिका उस चैम्बर को ही घूर रहे थे कि तभी आराध्या की आवाज़ आती है, तुम लोगों को इसके अंदर से ही जाना है और तुम इग्रिस की एक पुरानी बिल्डिंग के रूम नंबर 118 में टेलीपोर्ट होगे और जब तुम्हारा काम पूरा हो जाए तब तुम वापस उसी बिल्डिंग में आकर टेलीपोर्ट हो जाना। सिद्धार्थ और अंशिका हाँ में सिर हिला देते हैं। तभी सिद्धार्थ इंतजार करने लगता है अंशिका के उस ग्लास के बने चैम्बर में जाने का। तभी आराध्या दोनों से कहती है, तुम दोनों को एक साथ ही जाना पड़ेगा, क्योंकि इस ग्रह के टेलीपोर्टेशन रूल की वजह एक तरफ से इसको सिर्फ एक बार ही यूज़ किया जा सकता है, इसीलिए दोनों को एक साथ ही जाना पड़ेगा, वरना उस प्लेनेट पर सिर्फ एक ही इंसान पहुंच पाएगा। सिद्धार्थ हिचकिचाते हुए उस चैम्बर के अंदर बिल्कुल कोने से चिपक कर खड़ा हो जाता है। अंशिका भी उस चैम्बर को कुछ देर तक देखती है और बेचारी को समझ नहीं आ रहा था वो कैसे खड़ी हो। कोई टेढ़े खड़े होने की उसमें जगह नहीं थी और पीछे मुड़कर वो खड़ी हो नहीं सकती थी फॉर स्पेसिफिक रीजन। अब वो बस उस छोटे से चैम्बर में सिद्धार्थ की ओर मुंह करके ही खड़ी हो सकती थी। आराध्या अंशिका को इतना सोचता देख तुरंत उससे कहती है, जल्दी जाओ, इतना टाइम नहीं है तुम पे।
अंशिका भी तुरंत उसकी बात मानकर उस चैम्बर के अंदर चली जाती है। सिद्धार्थ और उसके बीच ज़्यादा दूरी नहीं थी, उन दोनों की हार्टबीट बहुत तेज़ हो गई थी। तभी 3 सेकंड में ही वो दोनों एक बिल्डिंग के किसी रूम में आ चुके थे जहां वो ग्लास चैम्बर रखा हुआ था। उनको सल्फर की महक आने लग गई थी। वो समझ गए कि वो इग्रिस में आ चुके हैं। सिद्धार्थ ने एकेडमी के कॉम्बैट हॉल से एक लाल रंग का ब्लेड हार्पून लिया था जो कि 1 फीट लंबा था और उसकी शार्पनेस और ड्यूरेबिलिटी बहुत ही कमाल की थी। वहीं दूसरी ओर अंशिका ने एक स्वॉर्ड ली थी जिसका हैंडल ब्लैक रंग का था और ब्लेड किसी सुई जैसा शार्प। वो वेपन्स आसानी से टूट नहीं सकते थे। सिद्धार्थ का ये हार्पून किसी डिवाइन एलियन की डार्क एसेंस तलवार जितना पावरफुल था। वैसे तो सिद्धार्थ के पास एक एटलस प्लेनेट के ऑर्डिनरी एलियन की डार्क एसेंस से बना एक खंजर था, लेकिन डिसएडवांटेज ये था कि सिद्धार्थ उसे तब तक पृथ्वी से हटके किसी प्लेनेट पर यूज नहीं कर सकता था जब तक वो अवेकन ना हो जाए। अभी सिद्धार्थ एक नॉर्मल ह्यूमन था, इसीलिए वो सिर्फ ओलंपस की चीज़ों पर डिपेंड हो सकता था। सिद्धार्थ और अंशिका जब उस रूम से बाहर निकाल कर देखते हैं तब उन्हें पता लगता है कि वह एक 3 मंजिला बिल्डिंग में है, इसीलिए वह दोनों सीढ़ियों से नीचे उतरते उतरते हुए उस बिल्डिंग से बाहर चले जाते हैं। बाहर उन्हें एग्रीस प्लैनेट अच्छे से दिखता है। एग्रीस एक बड़ा और मिस्टीरियस प्लैनेट है जहां दिन और रात के बीच का अंतर बहुत ही धुंधला है। इसका आसमान हमेशा एक गहरे नीले काले रंग का होता है जिसे बीच बीच में तेज लाइटनिंग और रेड ऑरोरास से रोशन किया जाता है। इस ग्रह पर टेम्परेचर एक्सट्रीम्स हैं, दिन में स्कॉचिंग हीट और रात में फ्रीजिंग कोल्ड। प्लेनेट का सरफेस रगड और वॉल्केनिक है जहां पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के साथ साथ डीप वैलीज और क्रेटर्स फैले हुए हैं। यहाँ की हवा में सल्फर की महक है और हवा इतनी डेंस है कि कभी कभी सांस लेना भी एक चैलेंज बन जाता है। एग्रीस के सुदूर हिस्सों में एंशिएंट रूइंस मिलते हैं जिनसे पता चलता है कि यहाँ कभी एक एडवांस सिविलाइजेशन रहती थी। ये रूइंस अब बंजर हो चुके हैं, लेकिन उनमें अभी भी कुछ हिडन सीक्रेट्स और एडवांस टेक्नोलॉजी की छिपी हुई झलक मिलती है। यहाँ के जीव जंतुओं ने हार्श एनवायरनमेंट में जीने के लिए खुद को अडेप्ट कर लिया है। कुछ क्रीचर्स बायोलुमिनेसेंट हैं जो रात के अंधेरे में ग्लो करते हैं और कुछ के पास थिक आर्मर्ड स्किन है जो उन्हें एक्सट्रीम टेम्परेचर से बचाती है। एग्रीस की मिस्ट्री और उसकी डेंजरस टेरेन एक्सप्लोरर्स और साइंटिस्ट्स दोनों को अपनी ओर आकर्षित करती है। लेकिन यह ग्रह जितना फैसिनेटिंग है उतना ही डेडली भी है, क्योंकि इस ग्रह पर कोई भी एक्स ग्रेड से ऊपर का एंटर नहीं कर सकता है और अगर किसी ने किया तो उसकी मौत तय है। यहाँ बहुत पहले शायद कोई एंशिएंट सिविलाइजेशन रहती थी, तभी तो इसमें ऐसी एंशिएंट सिटीज़ हैं। सिद्धार्थ दूर तक फैले उस नीले काले आसमान को देखने लगता है। उसे समझ नहीं आ रहा था यह दिन है या रात, लेकिन यह मैटर भी नहीं करता था। उनके लिए मैटर करता था तो सिर्फ और सिर्फ एड्रेला सिटी के उस कोर को लाना। अंशिका सिद्धार्थ की ओर देखकर उससे पूछती है, सिद्धार्थ आराध्या ने तुम्हें मैप दिया था ना? सिद्धार्थ भी हाँ में सिर हिलाकर उसे वो मैप दे देता है। तभी अंशिका अपनी डार्क एसेंस घोड़े की सवारी को सम्मन कर लेती है। सिद्धार्थ को समझ नहीं आ रहा था कि उसके पास ये डार्क एसेंस कैसे है। अंशिका ने जैसे उसका मन पढ़ लिया था वो उसे एक्सप्लेन करते हुए सेडिक्टिव आवाज़ में कहती है, असल में ये मुझे एकेडमी ने ही प्रोवाइड की है, वैसे तुम भी इसी कोई डार्क एसेंस मांग सकते थे। यह सुनकर सिद्धार्थ सड एक्सप्रेशंस के साथ बोलता है, उस सुंदरी बाल वाली लड़की आराध्या ने मुझे ऐसा कुछ बोला हो नहीं। ये सुनकर अंशिका हंसते हुए बोलती है, तुम मेरी सवारी पर बैठ जाओ, इसमें उस चैम्बर से काफ़ी स्पेस है। ये बात उसने टीजिंगली कही थी। सिद्धार्थ भी ये सुनकर शर्मिंदा हो गया था। सिद्धार्थ तुरंत उस घोड़े पर बैठ जाता है। उस हॉर्स डार्क एसेंस की हाइट 4 फीट थी वर्टिकली। तभी अंशिका उससे कहती है, मुझे जोर से पकड़ लो, ये घोड़ा बहुत फास्ट है। सिद्धार्थ इस बात को इग्नोर करके आसपास का एनवायरनमेंट देखने लगता है। रही वो घोड़ा जैसे 80 की स्पीड से भागते हुए जाने लगता है। इस वजह से सिद्धार्थ का बैलेंस बिगड़ गया था। वो जमीन पर गिरने ही वाला था कि उसने अंशिका की वेस्ट को टाइटली पकड़ लिया। वो तो जैसे ये पल एंजॉय कर रहा था। वहीं अंशिका का चेहरा पूरी तरह से लाल हो गया था। ये सीन एकेडमी का कोई स्टूडेंट देख लेता वो तो जैसे सिद्धार्थ का मर्डर ही कर देता। वो दोनों लगभग 25 मिनट्स में एड्रेला सिटी नाम की उस एंशिएंट रूइन की एंट्रेंस पर पहुंच गए थे। क्या वो लोग उस कोर को ले जा पाएंगे या होंगी इसमें कुछ ट्रबल्स? क्या खास है उस कोर में, जानने के लिए पढ़ते रहिए। 31 रोबोट गार्ड्स बाउ डाउन। वो दोनों पहुंच चुके थे एड्रेला सिटी नाम की उस एंशिएंट रूइन में जहां से उन्हें मिलने वाला था वो स्ट्रेंज कोर, जिसका यूज़ तो उन्हें नहीं पता, लेकिन यह जरूर पता है कि उसके बदले उन्हें मोटी रकम मिलने वाली है। उन दोनों के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आ गई थी। वो लोग एड्रेला शहर की एंट्रेंस पर खड़े हुए उसे पूरी सिटी को देख रहे थे जो कि पूरी तरह से तहस नहस हो चुकी थी। उन्हें नहीं पता था यहाँ पर कौन सी स्पीशीज रहा करती थी, लेकिन जो कोई भी इधर रहता था वह बहुत ज़्यादा एडवांस्ड और पावरफुल था। वह लोग एड्रेला सिटी को गौर से देखते हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह उस शहर की खूबसूरती को कैसे बयां करें। उन्हें आराध्या की सारी बातें याद आती हैं। एड्रेला सिटी एक दूसरे ग्रह पर स्थित एंशिएंट रूइन थी, अब सिर्फ टूटे फूटे फॉसिल्स में बदल चुकी थी। कभी यह शहर एक एडवांस्ड सिविलाइजेशन का हब था, लेकिन अब यह वीरान और खामोश है। प्लैनेट एग्रिस के स्ट्रेंज पर्पल टाइप एटमॉस्फेयर के नीचे इस शहर के खंडहरों में कई मिस्टरीज छिपी हुई हैं। शहर की सेंटर बिल्डिंग में एक कॉ है जो कभी इस जगह का मेन एनर्जी सोर्स हुआ करता था।
अब यह कोएक्टिव नहीं है और उसकी पावर उतनी नहीं है, लेकिन माना जाता है कि इसमें कुछ मिस्टीरियस एनर्जी बाकी है। एक्सप्लोज इसे एक स्ट्रेंज कोर कहते हैं, क्योंकि इसका यूज और ओरिजिन अभी भी पूरी तरह से समझा नहीं जा सका है। यह कोर धीरे धीरे फैंट लाइट छोड़ता है, जो खंडहरों को एक डिम लाइट ग्लो देता है। एड्रेला सिटी के खंडहरों में घुमावदार गलियां, ऊंचे ब्रोकन टावर्स और बड़े बड़े हॉल्स हैं, जहां कभी इस सभ्यता के लोग रहते थे। जगह जगह एंशिएंट टेक्नोलॉजी के रेलिक्स बिखरे पड़े हैं, कुछ पूरी तरह से खराब हो चुके हैं, जबकि कुछ में अभी भी कुछ एनर्जी बाकी है। वॉल्स पर बने इंट्रिकेट कार्विंग्स और सिंबल्स इस सभ्यता की एडवांस नॉलेज का संकेत देते हैं। लेकिन इस शहर में खतरे भी हैं। पुराने डिफेंस मैकेनिज्म अब भी एक्टिव हैं और इन खंडहरों में छिपे हुए ट्रैप्स अचानक से एक्टिवेट हो सकते हैं। ऑटोमेटेड गार्डियंस, जो इस सिविलाइजेशन ने अपने शहर की रक्षा के लिए बनाए थे, अब भी यहाँ के खजानों और सीक्रेट्स की रक्षा कर रहे हैं। एक्सप्लोज के लिए एड्रेला सिटी एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन है, जहाँ वे इस खोई हुई सभ्यता के हिडन ट्रेजर्स और एंशिएंट नॉलेज की तलाश में आते हैं। हालांकि यह शहर जितना पुराना है, उतना ही खतरनाक भी। यहाँ के रहस्यमयी कोर और इसके आसपास छिपे सीक्रेट्स किसी भी एक्सप्लोरर के लिए बड़े जोखिम के साथ आते हैं। एड्रेला सिटी अब एक रहस्यमयी जगह बन चुका है, जहां हर कदम पर नया खतरा और हर कोने में छिपा हुआ ज्ञान इंतजार करता है। तुम लोग खुद की सेफ्टी को ध्यान रखते हुए सिटी के सेंटर में एक टाउन हॉल जैसी बिल्डिंग में जाकर उसकी अंडरग्राउंड बेसमेंट से वो कोर निकाल सकते हो। आराध्या ने तो जैसे एड्रेला सिटी के ऊपर पूरी स्पीच ही दे डाली थी, और यह पूरी स्पीच उन दोनों को बहुत अच्छे से याद हो गई थी। उन्हें पता था उनको सिटी के सेंटर में एक टाउन हॉल के बेसमेंट में जाना है, लेकिन ये इतना आसान नहीं था, क्योंकि उन्हें रास्ते में कई सारे ऑब्स्टेकल्स मिलने वाले थे। सिद्धार्थ और अंशिका दोनों उस घोड़े से उतर जाते हैं और सिद्धार्थ अपनी पीठ पर लगे उस हार्पून को अपने हाथों में पकड़ लेता है। उसने इसे अपनी स्टोरेज रिंग में इसलिए नहीं डाला था क्योंकि स्टोरेज रिंग में सिर्फ 5 किलो तक का वेट ही स्टोर कर सकती है, और कमाल की बात थी, इतना शार्प और पतला सा दिखने वाला वह वेपन 8 किलो का था। सिद्धार्थ की स्टोरेज रिंग में इस वक्त उन दोनों के लिए बहुत सारे खाने का सामान और बो एंड एरो थे। पृथ्वी के अलावा किसी और प्लेनेट पर गन का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, और इसका रीजन साइंटिस्ट को नहीं पता। शायद यह उस प्लेनेट की ग्रेविटी की वजह से होता है या किसी और स्पेसिफिक रीजन की वजह से, लेकिन हाँ, एक बीस्ट क्रिस्टल या बीस्ट की हड्डी से बनी गन की बुलेट नॉर्मल बुलेट से हजारों गुना ज़्यादा पावरफुल होती है, क्योंकि पुराने ज़माने की नॉर्मल बुलेट तो एक अनफकेनड इंसान को भी नहीं मार सकती। गन्स का सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही था कि उसे किसी और प्लेनेट पर यूज़ नहीं किया जा सकता। सिद्धार्थ को लग रहा था कि सिटी के अंदर जाना बहुत ही खतरनाक हो सकता है, इसीलिए उसने अंशिका को रोकते हुए बोला, तुम एंट्रेंस से थोड़ा दूर हो जाओ। अंशिका ने ऐसा ही किया। फिर सिद्धार्थ भागते हुए वहां से 40 मीटर की दूरी पर गया और अपने धनुष से ही एक लकड़ी के बने एरो को फायर कर दिया, और जैसे ही वो एरो उस सिटी के एंट्रेंस को पार करके अंदर जाने ही वाला था कि अचानक से 2 9 फीट के लोहे जैसे किसी मेटल के बन रोबोट लेफ्ट और राइट साइड से आ जाते हैं। इससे सिद्धार्थ के मन में एक आइडिया आता है और वह थोड़ा पास जाकर पूरी ताकत से एक एरो अंदर की ओर छोड़ देता है। उसने यह इतना फास्ट किया था कि वो एरो उन रोबोट्स के उस पर अटैक करने से पहले ही अंदर चला गया। यह देखकर अंशिका को भी समझ आ गया था कि उसे क्या करना चाहिए। वो तुरंत एक स्पेशल फुटवर्क टेक्निक जिसका नाम गो फास्ट था, उसका इस्तेमाल करते हुए पूरी स्पीड से अंदर चली गई। वैसे तो इस टेक्निक नाम बहुत क्रिंज और अजीब सा था, ऐसा लग रहा था जैसे इसे बनाने वाले ने इसका नाम 1 मिनट के लिए सोचे बिना बस गो फास्ट रख दिया। सिद्धार्थ ने गौर से यह देखा कि अंशिका इतनी तेजी से गई थी कि उन बेचारे रोबोट्स को रिएक्ट करने का समय ही नहीं मिला, और जैसे ही वह अंदर पहुंच गया तब उन रोबोट ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन शायद उन रोबोट्स की कोई लिमिट थी, वह सिर्फ उस एंट्रेंस गेट तक ही खड़े रह सकते थे। सिद्धार्थ ने भी कॉस्मिक सटेप टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए अंदर जाने के लिए सबसे पहले अपना एक क्लोन बनाया। वह क्लोन आसानी से अंदर चला गया, लेकिन उन रोबोट्स ने कुछ रिएक्ट नहीं किया, बल्कि उन दोनों ने तो उस क्लोन के आगे अपना सर झुका दिया। सिद्धार्थ को कुछ समझ नहीं आया, उसे लगा यह उसकी आंखों का धोखा है, इसलिए वह इस बार खुद अंदर जाने लगा। उसने कोई फुटवर्क का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि वो नॉर्मली चलते हुए अंदर जाने लगा, और अनएक्सपेक्टेडली उन रोबोट्स ने उसे देखकर बो डाउन कर दिया, यानी सिर झुका दिया। ये देखकर अंशिका उसे कंफ्यूजन में देखते हुए सोचती है, इस इंसान के पास कितने सारे राज हैं। अब क्या रीजन होगा इस चीज़ का, लेकिन को भी हो, ये बाकियों से बहुत अलग है। क्या रीजन है इन दोनों रोबोट्स का सिद्धार्थ के आगे सिर झुकाने का? क्या सिद्धार्थ का इस जगह से कोई रिलेशन है? जानने के लिए पढ़ते रहिए 32 अ न्यू चैलेंज मिस्टीरियस वॉइस। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि सिद्धार्थ के अंदर जाने पर उन रोबोट्स ने उस पर अटैक क्यों नहीं किया, बल्कि उन्होंने तो उसे रिस्पेक्ट देते हुए अपना सर झुका लिया। इसका क्या ही रीजन हो सकता है, ये ना तो सिद्धार्थ को पता था ना अंशिका को। वहीं नलिनी अभी भी गहरी सोच में थी। कुछ सेकंड के लिए उसके चेहरे पर एक स्माइल आई और फिर उसने ऐसे अपने एक्सप्रेशंस को हाइड कर लिया जैसे उसे अपनी बात किसी को बतानी ही ना हो। वहीं सिद्धार्थ अभी कंफ्यूज्ड इसी बारे में सोच रहा, तभी उसे और ज़्यादा सोचने से रोकते हुए अंशिका कहती है, सिद्धार्थ हमारे पास इतना टाइम नहीं है, इसके बारे में बाद में सोचेंगे, लेकिन सबसे पहले उस कोर को ढूंढते हैं।
सिद्धार्थ भी उसकी बात से सहमत था, इसीलिए वह दोनों टाइम वेस्ट किए बगैर मैप में दिखाई हुई लोकेशन की ओर जाने लगते हैं। उस मैप में सिटी के सेंटर में टाउन हॉल वाली जगह पर एक रेड क्रॉस मार्क लगा हुआ था। सिद्धार्थ उस तरफ जा ही रहा था कि रास्ते में उसे 2-3 और रोबोट्स मिलते हैं, लेकिन वह रोबोट सिर्फ अंशिका पर हमला कर रहे थे, सिद्धार्थ पर नहीं। सिद्धार्थ को पता था कि अंशिका एक प्रोफिशिएंट फाइटर है और उन रोबोट से तो नहीं हारने वाली, इसलिए वह उसका इंतजार किए बगैर आगे जाने लगता है, क्योंकि उनका मकसद तो सिर्फ उस कोर को लेकर आना था, ना कि किसी रोबोट को मारना। इसीलिए वह बिना कुछ किया उस बिल्डिंग की ओर जाने लगता है। वो टाउन हॉल ज़्यादा दूर नहीं था, बस 1-2 किलोमीटर चलने पर ही उसे बड़ा सा टाउन हॉल दिख गया था। रास्ते में उसे लगभग 18 से ज़्यादा रोबोट दिखे थे। उन रोबोट्स की एक खास बात थी कि वह अपनी लोकेशन से ज़्यादा दूर नहीं जा सकते थे। वही अंशिका भी समझ गई थी कि वह इतने सारे रोबोट को नहीं हरा सकती, इसलिए वह एक घर के गार्डन में लगी कुर्सी पर बैठ जाती है। यह चेयर अर्थ की चेयर से अलग थी, ऐसा लग रहा था जैसे वह कसी गीली रुई पर बैठी हो, जबकि यह चेयर तो किसी लकड़ी की थी। लेकिन ज़्यादा माइंड ना करते हुए वह वहाँ पर बैठकर सिद्धार्थ के उस स्ट्रेंज कोर को लाने का इंतजार करने लगती है। वहीं सिद्धार्थ आगे चलते चलते एक बड़े से टाउन हॉल के सामने खड़ा हो जाता है। उसे पता था उसे वह स्ट्रेंज कोर इस टाउन हॉल के बेसमेंट में मिलेगा, इसीलिए वो भी बिना किसी टेंशन के उस टाउन हॉल के दरवाजे पर एक जोरदार लात मार देता है। वह दरवाजा किसी लकड़ी का नहीं बल्कि मिट्टी का लग रहा, पर ऐसा भी लग रहा था जैसे बीच बीच में उसमें कुछ मेटल भी जुड़े हुए थे। सिद्धार्थ के लात मारते ही अंदर से एक जोशीली आवाज आती है, स्वागत है आपका, आप आ चुके हैं एग्रीस प्लेनेट की सबसे वैल्यूएबल जगह पर। लेकिन यहाँ पर अगर आपको वह कोर चाहिए जिसमें कई सारी मिस्टीरियस पावर्स फिल्ड हैं, तो उसके लिए आपको सबसे पहले अपनी वध पूर्व करनी पड़ेगी। यहाँ पर आपके कुछ टेस्ट्स होंगे और उन टेस्ट के बदले आपको एडिशनल रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे, और अगर आपने सारे के सारे लेवल्स पार कर दिए तो आपको आखिर में उस बेसमेंट में जाने की परमिशन है और वहाँ से आप उस कोर को भी ले सकते हैं। सिद्धार्थ यह आवाज़ सुनकर हड़बड़ा गया था। वह आसपास उस आवाज़ के मालिक को ढूंढने लगता है, लेकिन उसे कोई नहीं दिखता। तभी वह आवाज़ दोबारा आती है, हाँ, मुझे आसपास ढूंढने की कोशिश मत करना, क्योंकि यह एक रिकॉर्डेड मैसेज है। अर्थ के टाइम के अनुसार ये ईयर 2280 का रिकॉर्डेड मैसेज है, और अब तक शायद हमारा यह प्लैनेट उन वेल्टोरियंस ने तबाह भी कर दिया होगा। लेकिन टेंशन मत लो, हमारा एक शेल्टर किसी और प्लेनेट पर भी है, लेकिन वह प्लैनेट इससे हजारों लाइट ईयर्स दूर है, तो तुम ह्यूमंस हमें नहीं ढूंढ सकते हो। इतना कहकर वह आवाज़ आनी बंद हो चुकी थी। सिद्धार्थ कंफ्यूज था कि उसे कौन से टेस्ट मिलने वाले हैं और उन्हें पार करके उसे क्या रिवॉर्ड मिलेगा। तभी अचानक से उसके सिस्टम से आवाज़ आती है, एक एक्सटर्नल चैलेंज आपके सामने आ रहा है, रिवॉर्ड अननोन। सिद्धार्थ मैसेज सुनकर चौकन्ना हो गया था। उसने तुरंत अपने मसल्स को स्ट्रेच करना शुरू कर दिया और थोड़ा बहुत वार्म अप करने लग गया, जिससे उसके मसल्स पर ज़्यादा प्रेशर ना पड़े, और अचानक से सिद्धार्थ उस जगह से हटकर बिल्कुल नई जगह पर पहुंच गया था। वह एक बड़ा सा वाइट रूम था। यहाँ की दीवारों पर स्क्वायर शेप में लाल कलर के टेक्सचर्स बने हुए थे, और बिल्कुल सामने एक बड़ी सी तस्वीर लगी थी जिसमें एक आदमी खड़ा था। उसके हाथ में एक भाला था और उसके सिर पर 2 नीले सींग निकले हुए थे। उसके सर पर एक लाल रंग का हेडबैंड था और सामने वाली आकृति के बाल काले रंग के थे और उसकी आंखें लाल थी, बिल्कुल खून की तरह। सिद्धार्थ को समझ नहीं आ रहा था वह पेंटिंग किसी कैमरे से खींची गई है या फिर किसी ने ड्रॉ की थी, क्योंकि वह पेंटिंग इतनी रियल लग रही थी। ऐसा लग ही नहीं रहा था जैसे उसे किसी ने ड्रॉ किया हो। तभी थोड़ी देर में उससे 5 मीटर दूर आगे की जमीन नीचे गिरने लगती है और उसको रिप्लेस करते हुए लावा आ जाता है, और हवा में कई सारे स्क्वायर शेप के पत्थर हवा में तैर रहे थे। सिद्धार्थ को लग रहा उसे कहीं पार्कोर तो नहीं करनी होगी, क्योंकि इसका एक्सपीरियंस उसे बिल्कुल नहीं था। तभी उसकी मुश्किलों को और बढ़ाते हुए तैरती हुई चट्टानों के ऊपर बड़े बड़े गोरिल्ला जैसे जानवर आ जाते हैं, जिनका रंग लाल था और उनके फर बिल्कुल किसी गोल्ड की तरह चमक रहे थे। उनके हाथ में कोई वेपन नहीं था, बल्कि उन पर तो बस एक शील्ड थी जो कि लकड़ी की थी। सिद्धार्थ समझ गया था कि उसे क्या करना है। उसे अपने सामने से 40 मीटर दूर एक लोहे के प्लेटफॉर्म पर पहुंचना है और उन गोरिल्लाओं को गिराते हुए या उनसे बचते हुए वहां तक जाना पड़ेगा, क्योंकि यह गोरिल्लास भी कोई कमजोर नहीं लग रहे थे। वहां पर टोटल उन चट्टानों के ऊपर 30 गोरिल्लास थे। सिद्धार्थ ने अपने आप से काफी दूर खड़े एक गोरिल्ला पर एक तीर चलाया। वो एरो उस गोरिल्ला से टकरा जाता है और एक टन की आवाज आती है। उस गोरिल्ला की बॉडी से टकराते ही वो एरो लावा में गिर गया था। क्या एक तो पृथ्वी पर भी गोरिल्ला को इतना ताकतवर माना जाता है कि वो तो 200 किलो के पत्थरों को भी उठा दें, और अब यहाँ पर तो उससे भी कई गुना ज्यादा पावरफुल गोरिल्लास हैं। है भगवान, क्या होगा मेरे जैसे मासूम बच्चे का। सिद्धार्थ को समझ नहीं आ रहा था उसे क्या करना चाहिए। वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज था और सारी सिचुएशन पर गौर कर रहा था। तो क्या करेगा सिद्धार्थ? क्या वो इस चैलेंज को पार कर भी पाएगा? और वो आवाज किसकी थी? और वाल्टोरियंस क्या होते हैं? उन रोबोट ने उस पर वार क्यों नहीं किया? सवाल बहुत सारे हैं और उनका जवाब जानना भी बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, इसीलिए पढ़ते रहिए। नोट, प्लीज कमेंट 33 किलर डेविल चूज योर स्पिरिट। सिद्धार्थ के सामने वह लाल रंग के गोरिल्ला जैसे जानवर खड़े हुए थे। वो पृथ्वी ग्रह के गोरिल्ला जैसे ही दिखे रहे थे, लेकिन उनका पावर लेवल नॉर्मल गोरिल्ला से काफ़ी ज़्यादा लग रहा था।
यहाँ तक कि सिद्धार्थ के उस स्टील के तीर से भी उनको कुछ फर्क नहीं पड़ा। भले ही वह तीर इतना खास नहीं था, लेकिन आखिर सिद्धार्थ ने उस तीर को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स यूज़ किया था, तो इससे उस गोरिल्ला को ज़रा तो फर्क पड़ना ही चाहिए था। सिद्धार्थ उन सारे गोरिल्लास को घूरते हुए मन में सोच रहा था, इन लाल बंदरों को कैसे हराऊं? यह तो किसी लोहे की दीवार की तरह स्ट्रांग है। अब मुझे यह भी नहीं पता कि मेरा यह हार्पून ब्लेड उन पर असर करेगा या नहीं। असर करेगा या नहीं यह तो बाद में देखा जाएगा, लेकिन यह ब्लेड उन तक पहुंचेगा कैसे? सबसे पहले वाला गोरिल्ला तो मुझसे बहुत दूर है, और अगर मैं कूदते हुए गया तो फिर तो वो हवा में ही मुझे अपनी शील्ड से नीचे गिरा देगा। क्या करूं मैं? है भगवान, एक तो यह कॉस्मिक स्टेप का भी इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी एक ट्राई तो करके देखना ही पड़ेगा। यह सोचते हुए उसके चेहरे पर दृढ़ एक्सप्रेशंस आ गए थे। वह अपने सबसे करीब खड़े उस लाल गोरिल्ला को गुस्से से घूरने लगता है। वो गोरिल्ला भी उसकी तरफ देख रहा था। सिद्धार्थ को ऐसा लगा जैसे वह गोरिल्ला उसका मजाक उड़ा रहा है, क्योंकि उस गोरिल्ला ने अपनी शील्ड कुछ समय के लिए अपने चेस्ट के सामने रखी और दोबारा नीचे कर दी, और उसके फेस मसल्स भी टेंस हो गए थे। ऐसा लग रहा था कि वह सिद्धार्थ का मजाक उड़ा रहा है और उस पर हंस रहा है। यह देखकर तो सिद्धार्थ का गुस्सा अनकंट्रोलेबल हो गया। उसने तुरंत कॉस्मिक स्टेप का इस्तेमाल करते हुए अपने 3 क्लोन बनाए। कॉस्मिक स्टेप में क्लोन बनाने के लिए मैक्सिमम लिमिट 6 क्लोन्स थी, और अगर सिद्धार्थ कॉस्मिक स्टेप टेक्निक के लेवल मैक्स पर पहुंच गया तो वह 12 क्लोन्स बना सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। कॉस्मिक स्टेप टेक्निक उसको एक बहुत ही फास्ट एंड एक्सप्लोसिव एक्सीलरेशन का फोर्स देती है, जिसकी मदद से वह कुछ समय के लिए ही सही लेकिन बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है। इतना ज़्यादा फास्ट कि उसके पैर भी किसी को ब्लर दिखने लग जाएं। सिद्धार्थ अपने 3 क्लोन बनाकर हवा में कूद गया था। वह तीनों क्लोन्स बस फैंटम थे, वो कोई अटैक यूज नहीं कर सकते थे। क्लोन्स और फैंटम में यह फर्क होता है कि क्लोन्स सिद्धार्थ के साथ साथ उसके ब्लू ड्रैगन फिस्ट और ब्लू लेजर के अटैक को यूज कर सकते हैं, लेकिन फैंटम तो जैसे सिद्धार्थ का बिल्कुल कार्बन कॉपी था। ऐसा कह सकते हैं जैसे वह कोई इल्यूजन हो। उन गोरिल्ला को भी ये रियल सिद्धार्थ ही लग रहे थे। सिद्धार्थ ने हवा में ही अपने ब्लड को उस गोरिल्ला की ओर चला दिया था। उसका ध्यान किसी और फैंटम की ओर था, इसी वजह से उसने सिद्धार्थ की ओर ध्यान नहीं दिया और उसका लेफ्ट हैंड कट गया। आखिरकार इस बंदर को ठाकुर बना ही दिया, सिद्धार्थ स्मरक के साथ कहता है। इतना कहते ही सिद्धार्थ को दिखता है वह गोरिल्ला पहचान चुका था कि असली सिद्धार्थ कौन है, और वह उसकी तरफ गुस्से से देखते हुए अपनी शील्ड आगे कर देता है, जिससे सिद्धार्थ गिरते गिरते बच गया था। वो भी उसी चट्टान पर लैंड कर चुका था जहां पर वो गोरिल्ला खड़ा था। उन दोनों के बीच बहुत कम स्पेस था और वहां से गोरिल्ला पर अटैक करना नामुमकिन था, खासकर उसके उस हार्पून ब्लेड से। वो 2 फुट का ब्लेड था, इसीलिए उसका इस्तेमाल इतनी कम स्पेस में करना बहुत टफ या कहें इम्पॉसिबल था। इसलिए सिद्धार्थ बस भगवान से दुआ कर रहा था कि उसको अच्छी मौत मिले, लेकिन वह मरना भी चाहता था, तो अपना 100% दे के इसलिए ब्लू लेजर का इस्तेमाल करते हुए सिद्धार्थ उस गोरिल्ला से 1 इंच दूर हो जाता है। यह अभी भी काफ़ी कम स्पेस था और ब्लू लेजर का अटैक जैसे उस गोरिल्ला के 2-3 बालों को ही जला पाया था। तभी सिद्धार्थ आखिरी ट्राई करते हुए अपने उस नील बीटल वाले खंजर को बुलाने की कोशिश करता है, और अनएक्सपेक्टेडली वह खंजर उसके हाथों में सम्मन हो चुका था। अचानक से सिद्धार्थ के चेहरे पर एक डेविलिश लुक आ जाता है और वह उस गोरिल्ला के ऊपर अंधाधुन अटैक करने लगता है। इससे उस गोरिल्ला के सारे बॉडी पार्ट्स कट चुके थे और उसकी गर्दन भी लावा में गिर गई थी। तभी सिद्धार्थ के सुप्रीम सिस्टम से आवाज़ आती है, आपने एक मेटामॉर्फिक गोरिल्ला को मारा है, आपको रिवॉर्ड के तौर पर 200 सेलेस्टियल पॉइंट्स मिलते हैं। आप इस गोरिल्ला से क्रोमा पॉइंट्स भी हासिल कर सकते हैं। यह गोरिल्ला डार्क एसेंस बीस्ट सोल प्रोवाइड नहीं करता है। यह देखकर सिद्धार्थ के चेहरे पर कंफ्यूज्ड एक्सप्रेशंस आ गए थे। वह अविश्वास के साथ पहले अपने सिस्टम की पावर स्क्रीन पर देखता है और फिर उस गोरिल्ला की कटी फटी लाश पर। क्या यह कैसे हो सकता है? इसकी डार्क एसेंस एक्सिस्ट ही नहीं करती है। लेकिन वह इतना ज़्यादा शॉक भी नहीं हुआ, क्योंकि उसने अभी तक एग्रीस के सफ़र में काफ़ी सारी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें देखी हुई थी। इसलिए बहुत ज़्यादा ना चौंकते हुए वो सोचने लगता है, क्या मुझे उस गोरिल्ला के क्रोमा पॉइंट को हासिल करना चाहिए? क्योंकि इसके लिए उसे सबसे पहले गोरिल्ला के मीट को खाना पड़ेगा, जो कि श्योरली टेस्टी जरूर होगा, क्योंकि ऐसा ही काफ़ी सारे उनफकैनिड लोगों ने इसे डिस्क्राइब किया है। वो तो कहते हैं कि अगर रियल में कोई पैराडाइज जैसी चीज़ होगी और उसमें खाना मिलता होगा तो वह ओलंपस प्लेनेट के किसी डिवाइन एलियन का मीट ही होगा। लेकिन सिद्धार्थ ऐसा कर नहीं सकता था, क्योंकि वह कच्चा तो इस गोरिल्ला को खाने वाला नहीं था और पकाने के लिए उसके पास कुछ था नहीं। वैसे तो ब्लू लेजर भी गर्म होता है, लेकिन क्या पता उससे यह गोरिल्ला का मीट गर्म होगा या उसमें हजारों छेद हो जाएंगे। इसका सिद्धार्थ के पास कोई जवाब नहीं था। इसलिए वो उस मीट को छोड़कर आगे वाली चट्टानों पर कूद जाता है। आगे के गोरिल्लास को भी आसानी से मारकर सिद्धार्थ आगे बढ़ने लगता है। अब उसे कॉस्मिक स्टेप टेक्निक का इस्तेमाल करने की भी कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि वह पूरी स्पीड से भागते हुए आगे वाली चट्टानों की ओर कूद रहा था और अपने हाथ में पकड़े हुए उस ब्लेड को उन गोरिल्लास की शील्ड को तोड़ने के लिए इस्तेमाल कर रहा था। और जैसे ही वह चट्टान पर पहुंचता है, तब सिद्धार्थ तुरंत अपनी नीले बीटल वाले खंजर की बीस्ट स्पिरिट या कहें डार्क एसेंस को अपने हाथ में बुलाकर उन गोरिल्लास के सर धड़ से अलग कर देता है। वो किसी गोरिल्ला किलर डेविल की तरह लग रहा था। उसने कुल 30 गोरिल्लाओं को मार दिया था और उसके बदले उसको 6000 सेलेस्टियल पॉइंट्स मिले थे। और जैसे ही वह 40 फीट दूर वाले उस आयरन प्लेटफॉर्म पर पहुंचता है,
उसके सिस्टम से आवाज़ आती है, कंग्रेचुलेशंस, आपने यह चैलेंज 90% सक्सेस रेट से पूरा किया है। रिवॉर्ड के तौर पर आपको 2000 सेलेस्टियल पॉइंट्स मिलते हैं और आपको चैलेंज स्पेशल रिवॉर्ड के तौर पर कोई भी ओलंपस ग्रह की फाउंडेशनल बीस्ट स्पिरिट चुनने का मौका मिल रहा है। ये सुन के सिद्धार्थ पहले अपनी पावर स्क्रीन की ओर देखता है और फिर उस बड़े से प्लेटफॉर्म पर खुशी से कूदने लगता है। उसका तो मन कर रहा था जैसे वो जाकर मंदिर में नारियल चढ़ा दे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके पास ना तो कोई नारियल था और ना ही यह कोई टेम्पल। वो हाथ जोड़कर ऊपर की ओर देखने लगता है जहां पर बस सफ़ेद रंग की सीलिंग थी और फिर सिद्धार्थ बोलता है, थैंक यू भगवान, आपने मुझे अपने पास इतनी जल्दी नहीं बुलाया। मुझे पता है आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन प्लीज़ मुझे 300-400 साल बाद ही बुलाना। तो कौन सी डार्क एसेंस चूज करेगा सिद्धार्थ? उसका अगला चैलेंज क्या होगा? इस जगह पर कितने चैलेंजेस हैं? और सिद्धार्थ उस नीले बीटल के खंजर को उस जगह पर इस्तेमाल कैसे कर पा रहा था? क्या वह एटलस या पृथ्वी ग्रह पर तो नहीं पहुंच चुका था, या इस चीज़ में कोई और बड़ा सीक्रेट था? यह सब जानने के लिए पढ़ते रहिए 34 फीनिक्स पेट बीस्ट ईटर। सिस्टम की पावर स्क्रीन पर आए उस मैसेज को देखकर सिद्धार्थ खुश तो बहुत हो गया था, लेकिन वो जल्दबाजी में कोई भी गलत फैसला नहीं लेना चाहता था। इसीलिए उसने सोचा कि पहले वह सारी चैलेंजेस को निपटा कर और फुर्सत में एक बीस्ट स्पिरिट को चूज करे। डार्क एसेंस को ही कैजुअली बीस्ट स्पिरिट कहा जाता है। सिद्धार्थ ने डिसाइड कर लिया था कि वो उसे बाद में चूज करेगा। वो पावर स्क्रीन को ऑफ करने के लिए मन में ऑफ पावर स्क्रीन बोलने लगता है, लेकिन तभी सिस्टम में रेड कलर का इनबॉक्स जैसा आइकॉन बनकर आता है जिसमें लिखा था, अगर आपने कोई भी बीस्ट स्पिरिट को अभी चूज नहीं किया तो आपके पास यह ऑप्शन दोबारा नहीं आने वाला है। वार्निंग वार्निंग साइन। यह देख सिद्धार्थ आराम से वहां पर बैठकर आराम से सोचने लगता है। तभी उसके दिमाग में आता है क्यों ना वो नलिनी से पूछे कि उसे कौन सी बीस्ट स्पिरिट लेनी चाहिए। वहीं उसके कंधे के ऊपर हवा में मंडराती हुई नलिनी, जो कि यह पूरा सीन आराम से देखे जा रही थी, और यहाँ तक कि उसने सिद्धार्थ से अभी तक कुछ कहा भी नहीं था और ना ही गोरिल्ला वाले उस चैलेंज में भी उसे कोई एडवाइस नहीं दी। सिद्धार्थ को अपनी तरफ देखता हुआ देख के नलिनी एक गहरी सांस छोड़कर बोलती है, तो मास्टर मेरे हिसाब से आपको एक फ्लाइंग बीस्ट स्पिरिट लेनी चाहिए, क्योंकि यह बहुत ज़्यादा रेयर होती है और यह आपके बहुत ज़्यादा काम में भी आ सकती है। सिद्धार्थ भी खुशी से अपने सिस्टम से बोलता है, मैं एक फाउंडेशनल बीस्ट स्पिरिट चूज करता हूँ। तभी सिद्धार्थ की एक स्पेक्शल से अलग उसके सिस्टम से आवाज़ आती है, आपको नीचे दी गई 3 बीस्ट स्पिरिट में से किसी एक को चुनना होगा। आप अपनी मर्जी से नहीं कोई स्पिरिट नहीं ले सकते। सिद्धार्थ यह देखकर फ्रस्ट्रेटेड हो चुका था, क्योंकि अगर ऐसा ही था तो सिस्टम ने ऐसा कुछ कहा ही क्यों कि उसे स्पिरिट चूज करनी है। तभी अचानक से सिस्टम में लिखकर आता है, नीचे की 3 बीस्ट स्पिरिट्स में से किसी एक को चुने। सिद्धार्थ जब नीचे लिखी हुई उन बीस्ट स्पिरिट्स की ओर देखता है, वहां पर उसके पास 3 ऑप्शंस थे। पहली बीस्ट स्पिरिट थी वार्डन टाइप, जिससे सिद्धार्थ एक 50 मीटर के एरिया पर एक प्रोटेक्टिव इनविजिबल कवर लगा सकता है, जिसके अंदर कोई भी ऑर्डिनरी या फाउंडेशनल बीस्ट एंटर नहीं कर सकता। दूसरा ऑप्शन था एक पेट टाइप, जो कि एक नीले रंग का फिनिक्स जैसा दिखने वाला छोटा सा हथेली के साइज का पंछी था। वो भले ही एक फाउंडेशनल बीस्ट स्पिरिट था, पर वह इवॉल्व हो सकता था अपने फूड की क्वालिटी की मदद से। मतलब अगर सिद्धार्थ उसको ज़्यादा से ज़्यादा डिवाइन मीट खिलाएगा तो हो सकता है अपने ट्रांसफॉर्मेशन के वक्त वह एक डिवाइन लेवल का पेट बन सकता है। लेकिन अभी के लिए तो यह बस एक यूजलेस पंछी था, जो कि तभी ट्रांसफॉर्म होगा जब उसे खाना मीट खिलाया जाएगा। तीसरा ऑप्शन था एक मार्क टाइप बीस्ट स्पिरिट, जिसका यूज था कि सिद्धार्थ के फोरआर्म पर एक बड़ा सा ब्लैक टैटू अपीयर होगा और उसके एक्टिवेट होते ही सिद्धार्थ के पास 20% ज़्यादा स्ट्रेंथ आ जाएगी। इन तीनों बीस्ट स्पिरिट्स को देखकर सिद्धार्थ का तो मन कर रहा था वह उन तीनों को ही ले ले, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं था। वो नलिनी की और एक्सपेक्शंस के साथ देखने लगता है। उसके ऐसे एक्सप्रेशंस को देखकर नलिनी उसे सजेशंस देते हुए बोलती हैं, देखिए मास्टर, सबसे पहले तो एक वार्डन टाइप बीस्ट स्पिरिट आपके काम नहीं आने वाली है, क्योंकि अभी आप ओलंपस प्लेनेट पर हैं और ओलंपस के शेल्टर पर कोई भी एलियन अटैक नहीं करता। और रही बात दूसरे बीस्ट स्पिरिट की, तो वह भी आपके लिए यूजलेस है, क्योंकि आप या तो खुद डिवाइन मीट खा सकते हैं या एक पेट को दे सकते हैं, और किसी पेट को देने से अच्छा तो आप खुद ही खा लें। तीसरी बीस्ट स्पिरिट है मार्क टाइप, जो कि आपके लिए अर्ली स्टेजेज में काफ़ी फायदेमंद होगी, लेकिन है तो यह बस एक फाउंडेशनल लेवल की ही। इसलिए मेरे हिसाब से यह तीनों बीस्ट स्पिरिट आपके लिए यूजलेस हैं। ये सब सुनकर सिद्धार्थ नलिनी को खा जाने वाली नज़रों से देखने लगता है और वो खुद सिस्टम में इन बीस्ट स्पिरिट्स को देखने लगता है, जिसमें वो पेट उसे बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था। और रही बात मार्क और वार्डन टाइप बेस्ट स्पिरिट्स की, तो यह ज़्यादा यूज़फुल नहीं थी, क्योंकि वार्डन टाइप की बीस्ट स्पिरिट्स का सिद्धार्थ क्या करेगा, और यह इतनी ज़्यादा रेयर भी नहीं होती। रही बात मार्क टाइप की, तो 20% की स्ट्रेंथ की बढ़ोतरी कुछ ज़्यादा खास नहीं थी, इसीलिए उसने उस पेट को चुन लिया। और जैसे ही सिद्धार्थ ने ऐसा किया, उसे सिस्टम में अपनी सेक्रेट सी का व्यू दिखने लगा, जहां पर वह नील बीटल और वह बर्ड पेट शांति से बैठे हुए थे और वहीं पर एक बिल्ली भी बैठी हुई थी। सिद्धार्थ ने तुरंत उस पेट को बुलाया और वह छोटा सा बर्ड उस आयरन के प्लेटफॉर्म पर बैठा हुआ था। तभी सिद्धार्थ के मन में आया, क्यों ना वो उन लाल गोरिल्लास के मीट को इस पेट को ही खिला दे। लेकिन वह श्योर नहीं था कि इतना छोटा सा पंछी इतने बड़े बड़े और भारी भरकम गोरिल्लास को कैसे खा पाएगा।
सिद्धार्थ को लगा ये एक पंछी है तो वो हवा में तो उड़ ही सकता है, और सिद्धार्थ ने उस छोटे से पंछी को अपने पास वाली चट्टान पर उड़कर जाने का ऑर्डर किया, और जैसे ही उस पंछी ने यह ट्राई किया वो बस सतह से 1-2 इंच ही हवा में उड़ा और लड़खड़ा कर उस लावा में गिरने लग गया। सिद्धार्थ ने जैसे ही ये देखा तुरंत उसे अपनी सेक्रेट सी में वापस बुला लिया। बीस्ट स्पिरिट्स की यह खास बात होती है कि उन्हें उनका ओनर कहीं से भी अपने मन में वापस बुला सकता है। अच्छा हुआ मैंने इसे वापस बुला लिया, वरना आज तो इतिहास में पहली बार चिकन बिरयानी की बजाय फिनिक्स बिरयानी बन जाती। सिद्धार्थ गहरी सांस लेते हुए बोलता है। सिद्धार्थ तुरंत अपने पास वाली चट्टान पर कूद गया और उस चट्टान पर पड़ी कटे फटे गोरिल्लास की लाश के पास बैठ गया। तो क्या वह छोटा सा पंछी उन गोरिल्लास को खा पाएगा? क्या होगा सिद्धार्थ का अगला चैलेंज, और क्या सिद्धार्थ ने सही फैसला लिया है? यह सब जानने के लिए पढ़ते रहिए 35 की केव प्रोटेक्टर। सिद्धार्थ उस नन्हे से स्काईलार्क का उस गोरिल्ला के मीट को खाने का इंतजार कर ही रहा था कि अचानक से उसे दिखता है वह छोटा सा स्काईलार्क उस गोरिल्ला की तरफ लालच भरी नजरों से देखे जा रहा था। सिद्धार्थ उसके एक्सप्रेशंस देखकर उससे सॉफ्ट आवाज में कहता है, इसे खा लो और जल्दी से एक मेटामॉर्फिक लेवल के पेट बन जाओ, उसके बाद देखना हम दोनों कैसे ओलंपस पर राज करेंगे। तभी उसकी नज़रें उस स्काईलार्क पर जाती हैं। वो सिद्धार्थ की बातें सुन और उसके एक्सप्रेशंस देख थोड़ा सा घबरा गया था। यह देखकर सिद्धार्थ ने मन ही मन कहा, मैं इतना डरावना हूं क्या, जो पंछी भी मुझसे डर जाएं। तभी उसकी नज़र उस गोरिल्ला की लाश पर जाती है जहां पर उस उंगली जितने पंछी ने 9 फीट के गोरिल्ला को पूरी तरह से खा लिया था और अब उस गोरिल्ला का बस सिर ही बाकी रह गया था। तभी सिद्धार्थ के सिस्टम से आवाज आती है, कंग्रेचुलेशंस, आपका पेट एक एलिमेंट को चूज कर सकता है। और कुछ सेकंड तक शांत रहने के बाद दोबारा पावर स्क्रीन पर लिख कर आता है, आपके पेट ने ब्लू फायर एलिमेंट को चूज किया है। यह सुनकर सिद्धार्थ तो थोड़ा कंफ्यूज था क्योंकि उसे पेट्स के बारे में इतना नहीं पता था और पेट वैसे भी बहुत ज़्यादा रेयर बेस्ट स्पिरिट्स होता है। तभी एक्साइटेड होकर नलिनी उससे कहती है, मास्टर, ब्लू फायर एलिमेंट सबसे ज़्यादा रेयर एलिमेंट होता है किसी भी पेट के चूज करने के लिए। अगर यह ट्रांसफॉर्म होकर एक डिवाइन बीस्ट बन गया ना तो इसकी ब्लू फायर से पूरा ओलंपस कांपेगा। पर है यह सुनकर सिद्धार्थ उसे अजीब लुक्स के साथ देखता है, मास्टर आपको सही में मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है? आप खुद चेक कर लीजिए, अभी यह ट्रांसफॉर्म भी नहीं हुआ है लेकिन फिर भी अपनी पावर का 0.1% यूज कर सकता है। यह सुनकर सिद्धार्थ अपने पेट से कहता है, तुम्हारे पास कोई नाम नहीं है, आज से तुम्हारा नाम है स्काई। तो स्काई तुम अपनी ब्लू फायर से गोरिल्ला को जला दो। यह सुनकर स्काई बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। वह खुशी से उछलते हुए अपना मुंह खोलता है, उसके मुंह से एक नीले रंग की आग निकलने लगती है और उस आग से उस गोरिल्ला का सिर पूरी तरह से रोस्ट हो चुका था। और यह देखकर स्काई ने बिना सिद्धार्थ की परमिशन लिए उस गोरिल्ला के सिर को भी खाना शुरू कर दिया। उसके बाद आधे घंटे तक सिद्धार्थ उन सारे गोरिल्लास के मीट को अपने पेट को खिला देता है। स्काई जो कि पहले एक उंगली के साइज का था अब एक हथेली जितना बड़ा हो चुका था, वह सिद्धार्थ की तरफ देखकर चिरप चिरप की आवाज निकलता है। सिद्धार्थ वापस उसे अपने सीक्रेट सी में ले लेता है। अब बारी थी दूसरे चैलेंज की। सिद्धार्थ के सिस्टम में एक मैसेज पॉपअप होता है, क्या आप सेकंड चैलेंज स्टार्ट करना चाहेंगे? वह बिना कुछ सोच ओके पर क्लिक कर देता है। उसके बाद उसे एक वार्निंग भी लिख कर आती है लेकिन वार्निंग को इग्नोर करते हुए सिद्धार्थ ओके पर क्लिक कर देता है। अब सिद्धार्थ एक दूसरी जगह पर पहुंच गया था। सिद्धार्थ के सिस्टम में मैसेज पॉप होता है, आप पहुंच चुके हैं केव ऑफ नेक्सस में। आपको 4 दिशाओं में एक एक केव एसेंस मिलेगा जिसे आप सामने लगी उस गोल्डन वॉल पर सेट कर सकते हैं। इसका रिवॉर्ड प्राइस 10,000 सेलेस्टियल पॉइंट्स और चैलेंज के बीच आप जितने भी सेलेस्टियल पॉइंट्स कमाए हैं वह आपके पास ही रहेंगे। सिद्धार्थ सबसे पहले डिसाइड करता है अपनी लेफ्ट साइड जाने का। वो यहाँ पर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट तो नहीं करने बैठ सकता था, इसीलिए वह अपनी लेफ्ट साइड में आगे चलते हुए जा रहा था। उसके सामने एक केव आ जाती है जो कि हाइट में 12 फीट थी और चौड़ाई में भी बहुत ज़्यादा थी। उसके अंदर से नीली रोशनी निकल रही थी। नीली रोशनी, शायद यहीं पर केव एसेंस होगा, सिद्धार्थ मन में सोचता है। वो तुरंत अपनी पीठ पर टंगे उस हार्पून ब्लेड को अपने हाथों में पकड़ लेता है। वो तैयार था किसी भी खतरे से सामना करने के लिए। सिद्धार्थ जब केव के अंदर और डीपर जाता है उसे दिखता है वो नीली रोशनी पूरी गुफा में फैली हुई थी और वो केव अंदर से बहुत ज़्यादा बड़ी थी। तभी उसे किसी भारी भरकम चीज़ के चलने की आवाज़ आती है, उससे ज़मीन भी कांप रही थी। सिद्धार्थ चलते चलते उस गुफा के और अंदर जा रहा था। उस गुफा में काली चट्टानें आसपास पड़ी हुई थी। वो जब और गहराई में जाता है तब उसे खुद से 100 फीट दूर एक बड़ा सा पत्थर दिखता है जो कि उसकी हाइट जितना ही होगा। उस पत्थर के बीचों बीच एक हॉल जैसा था जिसके अंदर एक नीले रंग का स्टार शेप में कुछ चमक रहा था। वो समझ गया यह केव एसेंस है। वो उस केव एसेंस वाले पत्थर के पास जा ही रहा था कि अचानक से उसके सामने एक बड़ा सा पत्थर से बना मॉन्स्टर जमीन के अंदर से निकलने लगता है। उसकी हाइट सिद्धार्थ से 4 गुना होगी। सिद्धार्थ उसकी कमर तक भी नहीं पहुंच रहा था। उसने तुरंत अपने सिस्टम की स्पेक्टेट स्किल का इस्तेमाल किया और उसके सामने उस मॉन्स्टर की इन्फॉर्मेशन लिखकर आने लगी। स्पेशीज केव प्रोटेक्टर, मैन वेपन स्वॉर्ड, स्ट्रेंथ 70, स्पीड -15, ड्यूरेबिलिटी 80, स्टेमिना इन्फिनिटी, इंटेलिजेंस 8,
HP 200। उसके स्टेट्स देखकर सिद्धार्थ समझ गया था कि यह मॉन्स्टर बहुत ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन इसकी स्पीड और इंटेलिजेंस काफ़ी कम है, और सबसे अजीब बात यह थी कि इसका स्टेमिना अनलिमिटेड है, मतलब वह कभी नहीं थक सकता है। और यह सोचकर सिद्धार्थ ने तुरंत अपने स्टेट्स चेक किए। स्पेशीज नेक्सरी, स्ट्रेंथ 40, स्पीड -45, ड्यूरेबिलिटी 30, स्टेमिना 30, इंटेलिजेंस -25, HP 50। उस केव प्रोटेक्टर और सिद्धार्थ के स्टेट्स में ज़मीन और आसमान का फर्क था। उस केव प्रोटेक्टर की हेल्थ सिद्धार्थ से 4 गुना ज़्यादा थी। उसे समझ नहीं आ रहा था वह कैसे उस बड़े से केव प्रोटेक्टर को हराए, क्योंकि इतना स्किल तो सिद्धार्थ कभी नहीं था कि इतने बड़े मॉन्स्टर को वो बस एक हार्पून के भरोसे हरा सके, और सिद्धार्थ को जितना भी हथियार चलाना आता था वो सिर्फ तलवार में था। उसे हार्पून का ज़्यादा कुछ एक्सपीरियंस नहीं था, और यह ब्लेड कुछ ज़्यादा ही भारी था, इसलिए उसको एक हाथ से चलाना भी काफ़ी टफ था। सिद्धार्थ तुरंत अपने हार्पून को उस मास्टर के पैर पर मारता है, जिससे उसके ब्लेड पर सफ़ेद मार्क्स पड़ गए थे और उस मॉन्स्टर के पैर पर थोड़ा सा कट का निशान आ गया। लेकिन वह मॉन्स्टर दोबारा सीधे खड़े होकर सिद्धार्थ की ओर देखने लगा। सिद्धार्थ उसके सामने किसी बच्चे जैसा लग रहा था। तभी उसके दिमाग में आया उसका गोल तो उस केव एसेंस को ले जाना है, ना कि इस मॉन्स्टर को मारना। इसलिए वह कॉस्मिक सटेप टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए तुरंत उस एसेंस वाले पत्थर के पास पहुंच गया था। अब उसे लग रहा था सारा काम बहुत आसान हो गया है। उसने तुरंत उस केव एसेंस को अपने हाथों में पकड़ा और बाहर जाने के लिए दोबारा कॉस्मिक सटेप का इस्तेमाल करने के लिए स्टेन्स में आने लगा। लेकिन जब उसने अपनी नज़रें पीछे घुमाई तो उस केव की एंट्रेंस के पास वैसे ही 4 और केव प्रोटेक्टर्स खड़े हुए थे, यानी सिद्धार्थ को उन 5 केव प्रोटेक्टर को चकमा देते हुए उस केव की एंट्रेंस से बाहर निकलना है। क्या सिद्धार्थ ये कर पाएगा? अगर नहीं तो क्या वो जिंदा वापस जा पाएगा? जानने के लिए पढ़ते रहिए 36 क्लोन्स, नो मॉन्स्टर। सिद्धार्थ जब अपने सामने खड़े उन 5 केव प्रोटेक्टर को देखकर कुछ ज़्यादा ही चौंक गया था। यहाँ एक को मारा नहीं जा रहा था, 5 को कैसे मारूं? सिद्धार्थ फ्रस्ट्रेशन में बोलता है। सिद्धार्थ उन 5 पर स्पेक्टेट स्किल का इस्तेमाल करता है, तब उसे थोड़ी राहत मिलती है, क्योंकि यह 5 उस केव प्रोटेक्टर के लेवल के नहीं थे, क्योंकि सिद्धार्थ ने सबसे पहले जिस केव प्रोटेक्टर देखा था उसी ने अपने 4 और क्लोन बना दिए थे। इसका मतलब यह नहीं था कि उन 5 के पास सेम पावर होगी, बल्कि वो तो उस ताकतवर केव प्रोटेक्टर के 4 हिस्से हैं। 35.25 था। पावर फैक्टर सिर्फ फिटनेस पर फोकस नहीं होता है, बल्कि यह किसी के बैटल आईक्यू और बाकी फिजिकल कैपेबिलिटीज पर भी डिपेंडेंट होता है। पावर फैक्टर का फॉर्मूला होता है PF = स्ट्रेंथ गुना 0.3 जोड़ स्पीड गुना 0.2 जोड़ ड्यूरेबिलिटी गुना 0.25 जोड़ स्टैमिना गुना 0.1 जोड़ इंटेलिजेंस गुना 0.15। सिद्धार्थ का कट पावर फैक्टर इस हिसाब से उस पहले वाले केव प्रोटेक्टर का पावर फैक्टर 55.2 था, और अब जब वो 5 हिस्सों में बढ़ चुका है अब उसका पावर फैक्टर बस 11.04 है, जो कि ज़्यादा नहीं है, बल्कि अब तो वह सिद्धार्थ से बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। कह सकते हैं कि सिद्धार्थ उनसे 3 गुना ज़्यादा ताकतवर है। वैसे तो अगर वह 5 एक साथ उस पर अटैक करें तो हो सकता है सिद्धार्थ ना जीत पाए, लेकिन सिद्धार्थ को अपनी स्पीड पर पूरा भरोसा था, इसीलिए उसने सबसे पहले अपने पैरों को थोड़ा स्ट्रेच किया और अपने हार्पून को अपने हाथों में पकड़ लिया। सिद्धार्थ ने हार्पून को अपने वेपन के लिए इसलिए चुना क्योंकि हार्पून स्लैशिंग, कटिंग, पियर्सिंग हर चीज़ के लिए काम आ सकता है, और उसके हार्पून का एज बहुत ज़्यादा शार्प है और वह ट्रायंगल शेप में है, जहां पर एज के पास ही में एक ब्लेड भी लगा है। यह हार्पून ब्लेड नाम का वेपन एक बीस्ट वेपन है, जिसको एलियंस के बीस्ट कोर और उनकी हड्डियों से बनाया गया है। सिद्धार्थ उन सारे केव प्रोटेक्टर्स को घूर रहा था, जो कि सिद्धार्थ एक राइटी था, इसीलिए उसने अपने राइट हैंड में हार्पून ब्लेड को पकड़ा और पूरी स्पीड में भागते हुए उन सारे केव प्रोटेक्टर्स को काट डाला। ये सब इतना ज़्यादा फास्ट हुआ था कि ऐसे लगा जैसे अगर कोई आंखें झपका दे तो उससे यह पूरा सीन मिस हो जाएगा। कॉस्मिक सटेप की मदद से सिद्धार्थ का सबसे पावरफुल स्टेट पॉइंट स्पीड ही है, जो कि वो केव प्रोटेक्टर्स इतने ज़्यादा बड़े थे, इसीलिए सिद्धार्थ का हाथ उनके सिर तक ना पहुंचने के बावजूद भी उन तक नहीं पहुंच सकता, इसीलिए उसने उन सारे केव प्रोटेक्टर्स को बीच से काट डाला। तभी सिद्धार्थ के सिस्टम से 4 बार डिंग की आवाज़ आती है और पावर स्क्रीन पर लिखकर आता है, कंग्रेचुलेशंस आपने एक केव प्रोटेक्टर को मारा है। कंग्रेचुलेशंस आपने एक केव प्रोटेक्टर को मारा है। कंग्रेचुलेशंस आपने एक केव प्रोटेक्टर को मारा है। 4 बार एक ही मैसेज देखकर सिद्धार्थ चिढ़ते हुए बोलता है, हाँ मैंने 4 केव प्रोटेक्टर को मारा तो है, लेकिन रिवॉर्ड कहाँ है? जैसे सिस्टम ने उसके मन की बात जान ली हो, पावर स्क्रीन पर लिखकर आता है, रिवार्ड के तौर पर आपके सिस्टम का स्टोर फीचर अनलॉक किया जा रहा है। स्टोर फीचर यह क्या होता है? इसमें क्या मैं सामान रख सकता हूँ? वही सिद्धार्थ के कंधे के आसपास मंडराती हुई नलिनी उसे ऐसे दिखती है जैसे सिद्धार्थ कोई बहुत बड़ा बेवकूफ़ हो, और उससे कहती है, मास्टर स्टोर मतलब? छोड़िए, आप खुद चेक कर लीजिए। सिद्धार्थ जब सिस्टम में स्टोर बोलता है तब उसके सामने ऑनलाइन शॉपिंग ऐप्स जैसे लिखकर आने लगता है, जिसमें पैसे की बजाय सेलेस्टियल पॉइंट्स का इस्तेमाल होता है। सिद्धार्थ ने जब स्टोर के आइटम्स को देखा उसे ज़्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा था। वहाँ पर कुछ अजीब सी चीज़ें थी जिनका मतलब उसे समझ नहीं आया, पर कुछ डेली यूज़ की चीज़ भी थी। तभी सिद्धार्थ मन में सोचता है, ये सुप्रीम सिस्टम है या कोई अमेजन या फ्लिपकार्ट, और ये यहाँ पर कपड़े क्यों दिख रहे हैं और ये कौन सा ब्रांड है?
सिद्धार्थ ने उस स्टोर के सामान को देखा, वहां पर तो नॉर्मल कपड़े ही 500 से 1000 सेलेस्टियल पॉइंट्स के थे। वैसे ये है तो कमाल की चीज़, और यहाँ पर तो द मोस्ट अवेटेड थिंग एक स्टोव और पैन कढ़ाई भी है। यहाँ पर सब कुछ है बस खाने और पानी के अलावा। वैसे क्या केव प्रोटेक्टर्स का मीट कंज्यूमेबल है? सिद्धार्थ ये बात तो बस ऐसे ही बोल दी थी, वरना उसे भी नहीं लग रहा था कि इन पत्थरों को खाया जा सकता है। लेकिन नलिनी को तो जैसे वो दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ़ लग रहा था। वो बिल्कुल धीमी आवाज़ में बड़बड़ाती है, गलत आदमी को तो नहीं चुन लिया। सिद्धार्थ दोबारा अपने सुप्रीम सिस्टम के मैसेजेस को देखता है, जहां पर लिखा था इस मॉन्स्टर के मीट को खाया नहीं जा सकता है और ना ही इसकी बीस्ट स्पिरिट हासिल की जा सकती है। सिद्धार्थ यह देखकर थोड़ा सा डिसअपॉइंट तो हुआ, लेकिन इसे इग्नोर करते हुए वह गुफा से बाहर जाने लगा। अब बारी थी अपने राइट साइड जाने की, यानी इस गुफा के बिल्कुल सामने। सिद्धार्थ ने अपनी स्टोरेज रिंग से कुछ सामान बाहर फेंक दिया था जो कि अनइम्पोर्टेंट था, और उसके बदले उस केव एसेंस को रख लिया। वह केव एसेंस स्टार शेप का था और नीले रंग में चमक रहा था। बस यही था उस स्टार का डिस्क्रिप्शन। ऐसा लग रहा था जैसे इससे ज़्यादा वह स्टार डिजर्व ही नहीं करता है। सिद्धार्थ ने अपने सामने वाली गुफा में जाने का डिसाइड कर लिया था, लेकिन उससे पहले वह थोड़ा रेस्ट करना चाहता था, इसलिए वो 10 मिनट तक वो वहाँ पर स्काई के साथ खेलता है और स्टोरेज रिंग से निकालकर कोल्ड ड्रिंक के कैंस और चिप्स वगैरह खाने लगता है। उसने थोड़े चिप्स स्काई को भी खिलाने की कोशिश की, लेकिन शायद उसका इलाज सिर्फ एलियंस का मीट ही खाता है। सिद्धार्थ काफ़ी देर आराम कर चुका था, अब बारी थी दूसरी केव में जाने की। वहाँ से लाल रंग की लाइट एमिट हो रही थी। वो समझ गया यहाँ पर एक केव एसेंस होगा और यहाँ पर भी कोई केव प्रोटेक्टर जैसा ही मॉन्स्टर होगा। लेकिन उस केव में कोई नहीं था। वो शांति से वहाँ पर रखे केव एसेंस को ले आता है। वह एक स्टार था जिससे लाल रंग की रोशनी निकल रही थी। सिद्धार्थ ने उसे भी अपनी स्टोरेज रंग में रख लिया। सिद्धार्थ रैंडमली एक केव में जाता है जहाँ से हरे रंग की लाइट एमिट हो रही थी, और बताने की जरूरत नहीं है वहाँ पर एक हरे रंग का केव एसेंस होगा। सिद्धार्थ गुफा के और अंदर जाने लगता है, तभी उसे किसी के गुर्राने की आवाज़ आती है। कौन गुर्रा रहा है उस केव में? क्या इधर भी कोई मॉन्स्टर होगा या नहीं? 37 सुप्रीम बीस्ट, डिवाइन ब्लॉन्ड एंजल। सिद्धार्थ उसे आवाज़ के मालिक को ढूंढ रहा था। उसे अब तक यह तो समझ आ गया था यहाँ सारे ओलंपस प्लेनेट के मॉन्स्टर्स हैं, लेकिन वो बीस्ट इस जगह पर कैसे आए हैं? वो कंफ्यूज था। तभी उसे केव एसेंस वाले पत्थर के पास एक छोटा सा पप्पी दिखता है। वो सिद्धार्थ को खा जाने वाली नज़रों से देखे जा रहा था, लेकिन वह पप्पी इतना छोटा था कि वो चल ही नहीं सकता था। ऐसा लग रहा था जैसे अभी अभी इसका जन्म हुआ हो। अब शायद यह 1-2 घंटे में चलना भी सीख ले। यही सोचते हुए सिद्धार्थ तुरंत केव एसेंस को अपने पास रख लेता है, लेकिन वह उस डॉगी को मारने की कोशिश करते हुए अपने नीले बीटल वाले खंजर को अपने हाथों में बुला लेता है। उस खंजर का ब्लड नीले रंग में चमक रहा, वहीं उस पूरे खंजर से एक ब्लैक रंग का ऑरा जैसा निकल रहा था। वो खंजर इतना ताकतवर था कि ओलंपस ग्रह के किसी भी डिवाइन एलियन को बस एक स्लैश में ही मार डाले। सिद्धार्थ ने उस पर अटैक करने से पहले अपने सिस्टम की स्पेक्टेट स्किल का इस्तेमाल किया और अचानक से उसके सामने वार्निंग लिख के आने लगी। सावधान रहें, आपके सामने एक सुप्रीम बीस्ट का ऑफस्प्रिंग है। सिद्धार्थ अपने सिस्टम के उस मैसेज को देखकर हैरान था, क्योंकि उसने कभी भी सुप्रीम बीस्ट के बारे में नहीं सुना था। वो उस मैसेज को इग्नोर करते हुए तुरंत अपने नीले बीटल वाले खंजर से छोटे से डॉगी पर वार कर देता है। एकदम सिद्धार्थ को कुछ ऐसा दिखता है कि उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। एक क्रैक की आवाज़ के साथ उसके खंजर का नुकीला हिस्सा टूट के जमीन पर गिर गया था और उस छोटे से पप्पी पर बस एक स्क्रैच का निशान आया। वो एक छोटा, फ्लफी और प्लेफुल पप्पी दिख रहा था, जिसकी आंखें बड़ी और शाइनी थीं। उसका फर इतना सॉफ्ट था कि उसे छूने का मन करे। वो एक प्यारे सॉफ्ट टॉय जैसा दिख रहा था, जो किसी को भी अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकता था। उसकी पूंछ सिद्धार्थ का अटैक होने बाद भी ऊपर ही थी और वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट को लेकर एक्साइटेड दिख रहा था। वो एक हेल्थी और चीयरफुल पप्पी लग रहा था। वो जितना क्यूट था उतना ही स्ट्रॉन्ग भी। सिद्धार्थ उसके बाद उस डॉगी को इग्नोर करते हुए केव के बाहर चला जाता है। अब उसके पास 3 केव एसेंसेस आ चुके थे। अब बस साउथ डायरेक्शन वाली केव बाकी थी। सिद्धार्थ वहां पर भी जाता है और वहां पर भी कोई मॉन्स्टर नहीं था। यह कुछ ज़्यादा ही कंफ्यूजिंग था कि उसे बस पहली केव में ही एक मॉन्स्टर दिखा, जो कि इतना पावरफुल नहीं था, और बाकी किसी के में तो कोई मॉन्स्टर ही नहीं था। सिद्धार्थ के पास चारों केव एसेंस। उसने नॉर्थ डायरेक्शन में बनी एक बड़ी सी दीवार पर उन सारे केव एसेंस को पेस्ट कर दिया, और अचानक से उस दीवार से उसके ऊपर रोशनी आने लगती है। यह कैसी रोशनी है? ऐसा लग रहा है जैसे RGB लाइट्स पड़ रही हों। सिद्धार्थ कन्फ्यूजन में बोलता है। अचानक सिस्टम से आवाज़ आती है, कंग्रेचुलेशंस, आपने सेकंड चैलेंज को कंप्लीट कर दिया है। रिवॉर्ड के तौर पर आपको मिलते हैं 5000 सेलेस्टियल पॉइंट्स। यह देखकर सिद्धार्थ काफ़ी खुश हो गया था। अब बारी थी तीसरे चैलेंज की। नलिनी, जो काफ़ी समय से शांत थी, सिद्धार्थ से कहती है, मास्टर, मुझे नहीं लगता आप तीसरा चैलेंज के लिए तैयार हैं। क्या तुम्हें कैसे पता कि यह चैलेंज इतना टफ हो सकता है? सिद्धार्थ कन्फ्यूजन में पूछता है। वो ऐसे कि पहला चैलेंज ही आपके लिए इतना टफ था और दूसरा तो पहले वाले से भी काफ़ी मुश्किल था, और अगर थर्ड चैलेंज में कुछ ज़्यादा ही पावरफुल ऑब्स्टेकल्स आ गए तो यह आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है।
सिद्धार्थ को नलिनी की बातें समझ तो आ रही थीं, लेकिन सिद्धार्थ छोटी मोटी परेशानियों से घबराने वालों में से नहीं था। वो तुरंत सिस्टम में कहता है स्टार्ट थर्ड चैलेंज, और इस इंस्ट्रक्शन के साथ ही सिद्धार्थ एक अलग ही जगह पर पहुंच चुका था। यह किसी फाइटिंग एरेना जैसा लग रहा था। सिद्धार्थ के आगे एक ह्यूमन जैसा दिखने वाला बीस्ट, जिसके माथे पर एक गोल्डन सींग था, वो अपने ब्लोन बालों को सहलाते हुए सिद्धार्थ को ही घूरे जा रहा था। उसकी आंखें नीली थीं। वो ह्यूमनॉइड बीस्ट किसी स्वर्ग से उतरे एंजल की तरह दिख रहा था। उसके लेफ्ट हैंड में एक गोल्डन तलवार भी थी और राइट हैंड से अपने बालों को संभाल रहा था। सिद्धार्थ ने जब अपनी स्पेक्टेट स्किल का यूज ह्यूमनॉइड बीस्ट पर इस्तेमाल किया, उसके सामने लिखकर आने लगा स्पीशीज ह्यूमनॉइड डिवाइन ब्लॉन्ड एंजल, स्ट्रेंथ -150, स्पीड -150, ड्यूरेबिलिटी -150, स्टेमिना -150, इंटेलिजेंस 20, HP 500। उस एलियन का टोटल पावर फैक्टर 130.5 था। अब सिद्धार्थ समझ गया था नलिनी की वार्निंग बिल्कुल सही थी, क्योंकि सामने खड़ा वो एलियन सिद्धार्थ से बहुत ज़्यादा ताकतवर है। सिद्धार्थ अगर याद करे तो वो केव प्रोटेक्टर भी इस एलियन के आगे किसी बच्चे जैसा था। तभी सिद्धार्थ सिस्टम में देखता है जहां पर थर्ड चैलेंज में लिखा था कि सिद्धार्थ को उस एलियन का गोल्डन सीन को काटकर उस सीन को सामने लगी दीवार के होल पर पेस्ट कर देना है। यह कुछ ज़्यादा ही आसान नहीं है। सिद्धार्थ व्यंग्यात्मक लहजे में खुद से बोलता है। तभी नलिनी उससे चिढ़ते हुए बोलती है, मास्टर मैंने तो आपसे कहा ही था ना कि यह बहुत ज़्यादा टफ होने वाला है। यह सुनकर सिद्धार्थ कुछ ज़्यादा ही गुस्सा हो गया था। वह लगभग चिल्लाते हुए उससे कहता है, मुझे कोई सपने थोड़ी आएंगे कि थर्ड चैलेंज में इतना पावरफुल एलियन होगा, और सपने आएंगे भी तो थर्ड चैलेंज तो मुझे पार करना ही होगा, वरना इसके अलावा कोई और रास्ता है क्या तुम्हारे पास? सिद्धार्थ का गुस्सा देखकर तो नलिनी भी थोड़ा हड़बड़ा गई थी। सिद्धार्थ ने डिसाइड कर लिया कि वह उस एलियन को मारने का सोचेगा भी नहीं और बस अपना चैलेंज पूरा करेगा, जो कि था उस एलियन के गोल्डन सीन को सामने वाली दीवार पर पेस्ट कर देना। सिद्धार्थ कॉस्मिक सटेप का इस्तेमाल करते हुए तुरंत उस एंजल जैसे बीस्ट के पीछे चला जाता है, लेकिन जैसे वो एलियन कुछ ज़्यादा ही फास्ट था, वह सिद्धार्थ के पीछे पहुंचते ही तुरंत घूमकर उसका गला पकड़ लेता है। उसके सिद्धार्थ का गला पकड़ते ही सिद्धार्थ को इतनी घुटन हो रही थी, उसे तो लग रहा था वह मर ही जाएगा। तभी सिद्धार्थ का स्काई उसके सेक्रेट सी से बाहर निकलकर उस ह्यूमनॉइड बीस्ट पर ब्लू फायर से हमला कर देता है। और क्या स्काई उस ह्यूमनॉइड को हरा पाएगा या वो मारा जाएगा? क्या सिद्धार्थ थर्ड चैलेंज पार कर पाएगा? 38 इमॉर्टल श्राइन कोर ऑब्टेन्ड। सिद्धार्थ, जिसका गला अभी उस ह्यूमनॉइड एलियन ने पकड़ रखा था, वो अपने गले को छुड़ाने की कोशिश ही कर रहा था कि अचानक से स्काई सेक्रेटसी से बाहर निकलकर उस डिवाइन ह्यूमनॉइड एलियन पर ब्लू फायर का अटैक कर देता है, जिससे उसे ज़्यादा फर्क तो नहीं पड़ता, लेकिन उसका ध्यान जरूर भटक जाता है और सिद्धार्थ का गला छोड़कर पीछे देखने लगता है। इस बात का फायदा उठाते हुए सिद्धार्थ तुरंत स्काई को अपने सेक्रेटसी में वापस बुला लेता है और कॉस्मिक सटेप का इस्तेमाल करते हुए उस जगह से लगभग 10 मीटर दूर चला जाता है। वैसे तो उस डिवाइन एलियन की स्पीड सिद्धार्थ से कई गुना ज़्यादा थी, लेकिन उसने सिद्धार्थ का पीछा करने की कोशिश ही नहीं की। सिद्धार्थ बहुत कंफ्यूज था कि वो कैसे अपना काम निकलवाए। तभी सिद्धार्थ एलियन को गुस्से और नफरत से घूरने लगता है। वो दूर से ही उस एलियन पर ब्लू लेजर का अटैक करने लगता है। यह अटैक करने के लिए वो उस एलियन के थोड़ा पास आ गया था, क्योंकि ब्लू लेजर का अटैक 5 मीटर की रेंज में ही करा जा सकता है। ब्लू लेजर का अटैक उस एलियन पर कुछ असर नहीं कर रहा था। सिद्धार्थ समझ गया कि ब्लू लेजर भले ही एक गॉड लेवल की टेक्निक से भी ऊपर है, लेकिन यह इतनी पावरफुल नहीं है। शायद ये मिस्टिक स्किल इसलिए है क्योंकि इसमें इंटरनल एनर्जी का भी बहुत कम यूज़ होता है और बिना छुए अटैक भी कर सकते हैं। इससे एक कमज़ोर मेटल को तो आसानी से काट सकते हैं, लेकिन यह अटैक ताकतवर लोहे या फिर हाइड्रोस्टील या एलॉय पर ज़रा सा स्क्रैच भी नहीं डाल पाएगा, और इस टेक्निक को लेवल अप करने का भी कोई तरीका नहीं है। तो यह टेक्निक बिल्कुल यूजलेस कही जा सकती है। और ब्लू ड्रैगन फिस्ट की तो बात ही छोड़ दो, वो तो इससे भी ज़्यादा यूजलेस है, क्योंकि ज़्यादातर ब्लू ड्रैगन फीस्ट टेक्निक का इस्तेमाल काफ़ी समय पहले यिंग यांग बॉक्सिंग में या कॉम्बैट मैचेस में किया जाता था। इससे कोई बिना छुए सामने वाले को पंच मार सकता है, लेकिन वो पंच ज़्यादा ताकतवर नहीं होगा। पर ये दोनों टेक्निक्स दिखने में कुछ ज़्यादा ही फैसिनेटिंग सी लगती हैं। सिस्टम ने सिद्धार्थ को सिर्फ एक ही काम की टेक्निक दी है और वो है कॉस्मिक सटेप, और उस टेक्निक के लिए भी सिद्धार्थ ने खुद से मेहनत की थी। खैर, उस ह्यूमनॉइड एलियन ने सिद्धार्थ के अटैक्स का जवाब देने की बजाय ज़मीन पर बैठना चुना। मतलब अचानक से वो एलियन ज़मीन पर बैठकर मेडिटेशन की पोजीशन में आ गया। वहीं पर उससे थोड़ी दूर खड़ा सिद्धार्थ उसे हैरानी से देख रहा था। सिद्धार्थ को समझ नहीं आ रहा था यह क्या हो रहा है। तभी उसके सिस्टम में मैसेज लिख कर आता है, चैलेंज कंप्लीटेड, रिवॉर्ड 15,000 सेलेस्टियल पॉइंट्स, अब आप वापस जा सकते हैं। अचानक से सिद्धार्थ दोबारा एड्रेला सिटी के टाउन हॉल में आ चुका था और टाउन हॉल से आती हुई आवाज़ ने एक्साइटेड होकर बोला, वाह, तुमने सारे चैलेंजेस को कंप्लीट कर दिया, मुझे उम्मीद तो नहीं थी। खैर, अब तुमने अपना काम कर ही दिया है तो अब बारी मेरी है, जाओ तुम यहाँ की बेसमेंट में, कोई तुम्हें नहीं रोकेगा। और अचानक से सिद्धार्थ से बस कुछ ही मीटर दूर जमीन जैसे अपनी जगह से हट गई हो और वहाँ पर खाली जगह सी दिखने लगती है। सिद्धार्थ ज़रा पास जाकर देखता है
वहां पर स्टेयर्स आ गई थी। उससे नीचे जाते हुए सिद्धार्थ बेसमेंट में जा सकता था। तभी सिद्धार्थ उस आवाज से कहता है, क्या तुम्हें पता है इस स्ट्रेंज कोर का ह्यूमंस क्या यूज करेंगे? प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। उसके बदले में उसे कोई भी आवाज नहीं सुनाई देती और फिर काफी समय बाद उस टाउन हॉल की जोशीली आवाज से हटकर एक धीमी और गहरी आवाज आती है, तुम्हें इसके बारे में आगे पता चल जाएगा। अगर तुमने इन तीनों चैलेंजेस को भी पार कर दिया है तो जरूर तुम्हारे पास डिवाइन ब्रेसलेट होगा और मुझे पता है तुम एक दिन इमॉर्टल श्राइन 1 को भी पार कर सकते हो। इमॉर्टल श्राइन 1। सिद्धार्थ अपनी चिन पर हाथ रख कर सोचता है। कुछ समय तक सोचते रहने के बाद वो बेसमेंट के अंदर चला जाता है। बेसमेंट के अंदर जाते वक्त उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कुराहट थी। असल में ओलंपस एटलस वगैरह प्लैनेट्स का असल नाम इमॉर्टल श्राइन है, पर नॉर्मली इनको लोग प्लैनेट्स ही कहते हैं। पहले इन प्लैनेट्स का इस्तेमाल डाल्विक्स करते थे, लेकिन कुछ समय बाद इमॉर्टल श्राइन्स ने डाल्विक्स को बैन कर दिया। वैसे डाल्विक्स को इससे ज़्यादा कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं था, क्योंकि एक ड्यूक या इंपीरियल रैंक के बस 15 साल के बच्चों का भी पावर फैक्टर 1000 से ऊपर होता है और यह बात बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। खैर, ह्यूमंस तो कभी भी ग्रेड 1 प्लेनेट या कहें इमॉर्टल श्राइन नंबर 1 पर एक ऑर्डिनरी एलियन को भी नहीं मार पाए। ऐसा नहीं है ग्रेड 1 प्लेनेट पर कोई है ही नहीं, वहां पर हजारों लाखों लोग हैं, लेकिन वह एलियन से काफ़ी दूर छुप कर रहते हैं। और अगर वहां कोई डिवाइन एलियन किसी ऑर्डिनरी या फाउंडेशनल बीस्ट को मार देता है तो उसके मीट को ही खाकर अपने क्रोमा पॉइंट्स को थोड़ा बहुत बढ़ा लेते हैं। ऐसे लोग अर्थ पर तो सीना तान कर चलते हैं, लेकिन इमॉर्टल श्राइन 1 पर तो अपना सिर उठाने की भी हिम्मत नहीं रख करते। सिद्धार्थ अब बेसमेंट के भीतर पहुंच चुका था। उसे वहां पर कोई भी कोर नहीं दिखा। वो जब थोड़ा आगे बढ़ता गया तब उसे एक फुटबॉल के साइज रेनबो कलर का कोर दिखा। यह अग्रस का स्ट्रेंज कोर है या फिर LGBTQ का फुटबॉल। लेकिन अचानक से वह सीरियस एक्सप्रेशंस बनाकर अपनी स्टोरेज रिंग से 2 आयरन के ग्लव्स निकलता है। वह जैसे ही उन्हें पहनता है अचानक से सिस्टम में मैसेज आता है, आप आयरन के डायरेक्ट कांटेक्ट में आए हैं, आपके सारे स्टेटस को 80% तक घटा दिया गया है। यह सुनकर वह थोड़ा शॉक्ड तो होता है, लेकिन उसे याद था कि सिस्टम की स्टेटस विंडो में यह भी लिखा था कि वह अब एक पूरा बन चुका है और उसके ऊपर आयरन वल्नरेबिलिटी और सॉल्ट वल्नरेबिलिटी है, जिस कारण अगर वो आयरन के डायरेक्ट कांटेक्ट में आएगा तो उसके सारे स्टेट्स को 80% तक घटा दिया जाएगा। उस स्ट्रेंज कोर को उठाने के बाद उसके सिस्टम में मैसेज आता है। नेक्सरी, क्या मैसेज आया होगा उसके सिस्टम में? क्या वो स्ट्रेंज कोर कोई खास चीज़ है? क्या रिएक्शन होगा अंशिका का उस कोर को देखने के बाद? और क्या इस्तेमाल करेंगे ह्यूमंस उस कोर का? 39 बीस्ट वेपन्स न्यू स्टार्ट। कंग्रेचुलेशंस, आपने नेक्सस क्रिस्टल को ऑब्टेन किया है। आपका लेवल अभी बहुत लो है, जिस वजह से आप इस क्रिस्टल का इस्तेमाल अभी नहीं कर सकते हैं। सिद्धार्थ को नहीं पता था क्रिस्टल का क्या यूज़ होगा और क्या इस्तेमाल करेंगे इसका ह्यूमंस, लेकिन उसको जो टास्क मिला था उसने वो अच्छे से कंप्लीट कर दिया है। सिद्धार्थ की यह हरकतें देखकर नलिनी गहरी सांस लेते हुए बोलती है, मास्टर आप बहुत इग्नोरेंट हैं। आप में क्यूरियोसिटी नाम की कोई चीज़ है या नहीं? क्या आपको नहीं जानना इग्रिस प्लैनेट की मिस्ट्रीज के बारे में या फिर इन 3 चैलेंजेस के बारे में? इन्हें छोड़िए, आपको यह भी नहीं जानना कि उस आवाज ने डिवाइन ब्रेसलेट के बारे में क्यों कहा था। इस वक्त नलिनी अपने डिसीजन पर रिग्रेट कर रही थी। उसे ऐसा मास्टर मिला जो कि ज़्यादा क्यूरियस नहीं है। लेकिन तभी उसकी एक्सपेक्टेशंस से हटकर सिद्धार्थ उससे कहता है, मुझे ज़्यादातर चीज़ें तो समझ आ गई हैं और जो नहीं पता उसको जानकर भी मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि अभी मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हूँ। इतना कहकर सिद्धार्थ आगे चलने लगता है। वहीं नलिनी शॉक्ड एक्सप्रेशंस के साथ उसे देखे जा रही थी। सिद्धार्थ उसको किसी इमोशनलेस डेविल लग रहा था। सिद्धार्थ जब वापस उसे बिल्डिंग की ओर जाने लगा, उसे रास्ते में कहीं भी अंशिका नहीं दिखी। अंशिका उस टेलीपोर्टेशन पोर्टल वाली बिल्डिंग में चली गई थी। अंशिका सिद्धार्थ के पास रखे उस रेनबो कलर के क्रिस्टल को देख के बोलती है, तुमने इसे स्टोरेज रिंग में क्यों नहीं रखा? मैंने ट्राई किया पर यह स्टोरेज रिंग में आया ही नहीं, सिद्धार्थ ने स्माइल के साथ बोला। अंशिका उसकी तरफ देख के थोड़ा शर्मा रही थी, पर सिद्धार्थ ने यह नोटिस ही नहीं किया। वो दोनों उस चैम्बर से पृथ्वी पर जाने के लिए उसके अंदर चले गए। सिद्धार्थ थोड़ा असहज हो गया था, पर अंशिका के एक्सप्रेशंस देख के तो ऐसा लग रहा था जैसे वो हर मोमेंट एंजॉय कर रही हो। वो दोनों पृथ्वी पर वापस आ चुके थे। उनके आगे आराध्या खड़ी थी। उसने अंशिका से पूछा, तुमने अपना काम कंप्लीट कर लिया? तभी सिद्धार्थ ने अपना क्रिस्टल हवा में उठाते हुए बोला, कंप्लीटेड। अब बारी है तुम लोगों की अपने वादा निभाने की। आराध्या ने हाँ में सिर हिला दिया और एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर सिद्धार्थ के आगे रख दिया। सिद्धार्थ ने उसे ध्यान से पढ़कर साइन कर दिया। अब वो कोई मिलिट्री एकेडमी का स्टूडेंट नहीं था और इस मिशन के बदले उसे 11 करोड़ रुपए भी मिल गए। अब बारी थी उसके आर्मी बेस से बाहर जाने की। वह बिना अपने दोस्तों को बताए बाहर जाने की सोच रहा था, क्योंकि अगर वो उन्हें बताता तो वो खुद बाहर नहीं जा पाता। उसने हेडमास्टर के साथ काफ़ी समय तक बातें की, जिसमें हेडमास्टर ने उसे कन्विंस करने की कोशिश की कि वह आर्मी बेस में रुक जाए, पर जैसे वो किसी बात से घबराया हुआ था, उसने हेडमास्टर से धीमी आवाज़ में बोला, सर मैं आर्मी बेस 7 की भलाई के लिए ही ये कर रहा हूँ।
हेडमास्टर को उसकी बात तो समझ नहीं आई, पर वो बस हाँ में सिर हिला कर रह गए। जब एलेक्स और अभिमन्यु अपने रूम से बाहर कॉम्बैट हॉल की ओर चले गए, तब इस बात का फायदा उठाकर सिद्धार्थ ने रूम में जाकर रचित के द्वारा दी गई गॉड लेवल की टेक्निक्स को अपनी स्टोरेज रिंग में रख दिया। उसने एलेक्स और अभिमन्यु के लिए एक स्वॉर्ड और बो एंड एरो भी खरीदे थे और उन्हें रूम में रखकर वहां से बाहर जाने लगा। अब बारी थी उसके एकेडमी को अलविदा कहने की। सिद्धार्थ आर्मी बेस से जाते वक्त पूरी एकेडमी को गौर से देख रहा था, जैसे उसके मन में बहुत कुछ है पर वो की नहीं सकता। सिद्धार्थ एकेडमी से उसकी सिटी तक सेफली छोड़ने के लिए एक टीचर उसके साथ चल रहा था। सिद्धार्थ एक छोटे से एयरक्राफ्ट में बैठकर वापस अपने शहर में लौट चुका था। सिद्धार्थ वापस अपने शहर में आकर एक रेस्टोरेंट में जाके एक टेबल पर बैठ गया। वो एक महंगा रेस्टोरेंट था, वहां पर एक टेबल बुक करने का प्राइस ही 15,000 रुपये था। सिद्धार्थ वहां पर बैठकर अपने आगे का फ्यूचर प्लान कर रहा था। वो वहां पर शाही पनीर खाते हुए सोच रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। वहां पर खाना खाकर अपने घर चले जाता है। घर जाने के बाद सबसे पहले वो डिसाइड करता है उस गोल्डन पिल का राज पता करने का। उस पिल में ऐसा क्या खास था। सिद्धार्थ घर में आके अपने घर के सीक्रेट रूम में जाकर उसी गोल्डन तलवार के पास जाता है जहां पर उसे वो लाल रंग का डब्बा दिखा था। जाहिर है अब वहां पर कुछ नहीं होगा, लेकिन वो तलवार तो होगी ही। सिद्धार्थ ने उस तलवार के आगे पीछे देखा, वहां पर उसे कुछ नहीं दिखा और उस गोल्डन पिल का डब्बा तो अपने आप ही हवा में डिसोल्व हो गया था जब सिद्धार्थ गोल्डन पिल को खा रहा था। सिद्धार्थ को उस पिल के बारे में सिर्फ उसके पेरेंट्स ही बता सकते थे, लेकिन उसके फादर की तो डेथ हो चुकी थी और अपनी माँ के बारे में सोचकर वो काफ़ी उदास हो चुका था। शायद उसकी माँ अभी भी जिंदा हैं। सिद्धार्थ के पास अभी उस गोल्डन पिल के सीक्रेट को पता करने का ना तो टाइम था और ना ही इतनी स्ट्रेंथ। उसने सोच लिया था कि वो गोल्डन पिल के सीक्रेट के बारे में तब तक इन्वेस्टिगेट नहीं करेगा जब तक वो एक वॉरलॉर्ड न बन जाए, क्योंकि अभी तो सिद्धार्थ एक्स ग्रेड तक भी नहीं पहुंचा है। वैसे तो अभी सिद्धार्थ एकेडमी से बाहर आ चुका है और अब वो एकेडमी का स्टूडेंट नहीं रह गया है, लेकिन उसके पास एकेडमी द्वारा दिया गया आईडी कार्ड अभी भी है। उस आईडी कार्ड से एकेडमी के हायर अप्स उसकी लोकेशन पता कर सकते हैं, लेकिन सिद्धार्थ ने ये फीचर ऑफ कर दिया है। अब ये आईडी कार्ड सिर्फ उसका ग्रेड और रैंक बताने के काम का ही रह गया है। सिद्धार्थ इस वक्त ग्रेड के 9th रैंक पर है। इतने कम समय में वो सी ग्रेड से ग्रेड पर पहुंच गया है और बस एक और रैंक पार करने के बाद वो ग्रेड एस पर पहुंच जाएगा। वैसे सिद्धार्थ के पास अभी हंटर स्पिरिट भी है, यानी कि वो बीस्ट वेपन्स का इस्तेमाल कर सकता है। बीस्ट वेपन्स और बीस्ट स्पिरिट पूरी तरह से अलग होते हैं। बीस्ट वेपन को एलियन के बीस्ट कोर और उनकी हड्डियों को फोर्ज करने के बाद बनाया जाता है, वहीं बीस्ट स्पिरिट एक एलियन की स्पिरिट होती है जो कि अलग अलग टाइप की हो सकती है। मोस्टली बीस्ट स्पिरिट्स बीस्ट वेपन्स से ज़्यादा ताकतवर होती है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता और सबसे पावरफुल होते सोल वेपन्स, जो कि सिद्धार्थ के सीक्रेट रूम में रखे हुए हैं। उस सीक्रेट रूम में कुल 3 सोल वेपन्स रखे हुए हैं। सोल वेपन्स एक ही एलियन के बीस्ट कोर, उसकी बोन्स और उसकी बीस्ट स्पिरिट तीनों को मिलाकर बनाए जाते हैं। इनको बनाने की प्रोसेस बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है, लेकिन इनको बनाना वर्थ इट है। सिद्धार्थ का लेवल अभी बहुत लो है, इसीलिए वो उन सोल वेपन्स का इस्तेमाल नहीं कर सकता और सीक्रेट रूम में रखे हुए बाकी बीस्ट वेपन्स में अभी वो चेक कर ही रहा था कि उसे कौन सा हथियार लेना चाहिए। कौन सा वेपन चूज करेगा सिद्धार्थ? क्या सच में सिद्धार्थ की माँ जिंदा हैं? अगर हाँ तो कहाँ हैं वो? क्या सिद्धार्थ उन्हें ढूंढ पाएगा? ये सब जानने के लिए पढ़ते रहिए च40 एवोल्यूशन प्रोसेस ड्रैगन एक्स। सिद्धार्थ को अभी किसी भी चीज़ की जल्दी नहीं थी। उसके पास तो इतना टाइम था कि अगर वह दिन भर सोता भी रहे तब भी किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यह फीलिंग सिद्धार्थ को अच्छी भी लग रही थी और साथ ही में उसे बोरिंग भी फील हो रहा था। वो सारे बीस्ट वेपन्स को देखते हुए एक कुल्हाड़ी यानी एक्स को चूज कर लेता है। उस कुल्हाड़ी का वजन काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ बिल्कुल भी कम नहीं थी। सिद्धार्थ की हंटर स्पिरिट अभी थोड़ी कमज़ोर थी, इसलिए वो बस मेटमॉर्फिक लेवल के बीस्ट वेपन्स को ही यूज़ कर सकता है। सिद्धार्थ को उस एक्स को चूज करता हुए देख नलिनी उससे कहती है, मास्टर आपने एक के दांतों से बनी ड्रैगन एक्स को चूज किया है। भले ही ये बस एक मेटामॉर्फिक लेवल की है, लेकिन ये काफ़ी सारे डिवाइन बीस्ट वेपन्स के मुकाबले भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। बस इसका माइनस पॉइंट इसकी स्पीड ही है, क्योंकि इसको आप तेज़ी से इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। और हाँ, ये ओलंपस के ज़्यादातर बीस्ट्स की बॉडी को आराम से चीर सकती है। ड्रैगन लिजर्ड। ये सब सुनकर सिद्धार्थ खुश तो बहुत हो रहा था, लेकिन बोर होते हुए नलिनी की ओर देखने लगता है। उसकी ऐसी नज़रें देखकर नलिनी उसे सजेशन देती है, मास्टर आप अभी बहुत ज़्यादा वीक हैं। मेरे हिसाब से आपको उस पिल का इस्तेमाल करना चाहिए जो आपको मिलिट्री एकेडमी के सोलो कंपटीशन में मिली थी। यह सुनकर सिद्धार्थ उसे हैरानी से देखने लगता है, क्योंकि यह बात वो खुद भूल गया था। वो तुरंत अपनी स्टोरेज रिंग से एक गोली को निकालता है जो कि आधी ब्लू थी और आधी रेड। सिद्धार्थ तुरंत नलिनी की और एक्सपेक्टेशन के साथ देखने लगता है। नंदिनी उसकी नज़रें देखकर समझ जाती कि उसे क्या चाहिए। मास्टर सबसे पहले आपको ओलंपस ग्रह के गोल्डन दांत वाले चीते का खून इकट्ठा करना पड़ेगा। जैसा आपको पता है कि आप ओलंपस से किसी भी चीज़ को पृथ्वी पर नहीं ला सकते सिवाय बीस्ट के मीट, उसकी हड्डी और बीस्ट स्पिरिट के, इसलिए आपको ओलंपस पर बैठकर अपनी प्रोसेस को कंप्लीट करना पड़ेगा।
सबसे पहले आपको किसी शांत जगह पर जाकर 100 ग्राम खून में अपनी इस पिल को डिप कर देना है और जब यह पिल पूरी तरह से रेड हो जाए तब आपको इसे खा लेना है। इस पिल को खाते ही आपके अंदर एनर्जी का एक बहुत पावरफुल फ्लो होगा, लेकिन आपको उसे एनर्जी से ना बेहिकते हुए तुरंत अपनी उस एनर्जी को कल्टीवेट करने की कोशिश करनी है और जैसे ही आप उस एनर्जी को अपने शरीर में बैलेंस कर लेंगे तुरंत आपका लेवल अप हो जाएगा। यह पिल वॉरलॉर्ड के नीचे के सारे लेवल्स पर काम करती है, मतलब अगर आप ग्रेड डी के स्टूडेंट हैं और आपने इस पिल को यूज़ करेंगे तो आप ग्रेड सी पर आ जाएंगे। अगर आप ग्रेड एक्स के स्टूडेंट हैं और आपने इसका इस्तेमाल किया तो आप डायरेक्ट एक वॉरियर रैंक पर आ जाएंगे। यह सुनकर सिद्धार्थ कुछ देर तक सोचकर बोलता है, मेरे हिसाब से मुझे इस पिल का तभी इस्तेमाल करना चाहिए जब मैं इस ग्रेड तक पहुंच जाऊं, क्योंकि उसके बाद अगर मैं इसका इस्तेमाल करूंगा तो डायरेक्ट एक्स ग्रेड पर पहुंच जाऊंगा। उसकी बात सुनकर नलिनी भी हाँ में सिर हिला देती है। मास्टर, तो क्या आप तैयार हैं? सिद्धार्थ उसकी तरफ स्माइल करते हुए देखने लगती है। उसकी मुस्कुराहट किसी को भी नॉर्मल स्माइल लगे, लेकिन नलिनी को पता था कि सिद्धार्थ के मन में बहुत कुछ चल रहा है। वैसे नलिनी सिद्धार्थ के लिए बिल्कुल किसी इंटरनेट ब्राउज़र की तरह थी, जैसे गूगल वगैरह। वो उससे कुछ भी पूछ सकता था और उसे उस चीज़ का ज़्यादातर जवाब मिल ही जाता था। भले ही नलिनी एक डिवाइन आर्टिफैक्ट की स्पिरिट थी, लेकिन सिद्धार्थ का उसके साथ एक अच्छा बॉन्ड बन चुका था, इसीलिए सिद्धार्थ उस ब्रेसलेट को अपने आगे की जर्नी के लिए भी अपने साथ ही रखने वाला था। सिद्धार्थ के पास अब बस एक काम और बाकी था और वो काम था टेलीपोर्टेशन स्टेशन में जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कराना। सिद्धार्थ की एज 17 साल की थी, यानी कि वो प्लैनेटरी मिशंस में पार्टिसिपेट कर सकता था, लेकिन यह काम करने से पहले उसे अपने सुप्रीम सिस्टम की ओर ध्यान देना था। ओपन सिस्टम स्टेटस विंडो, सिद्धार्थ तेज आवाज में बोलता है। नेम सिद्धार्थ यादव, रेस नेक्सरी, क्लास इमोशन वीवर, लेवल 9, स्टैट्स स्ट्रेंथ 40, एजिलिटी 45, इंटेलिजेंस 25, ड्यूरेबिलिटी 30, स्टैमिना 35, विल पावर लोडिंग, टोटल पीएफ 32.25, सेलेस्टियल पॉइंट्स 1,53,700 बटा 51,200, ची लेवल ची गैदरिंग लेवल 1, स्किल्स योजक चिन्ह इमोशन अब्जॉर्प्शन अनलॉक्ड, योजक चिन्ह जेनरेट इमोशन क्रिस्टल अनलॉक्ड, योजक चिन्ह ब्लू ड्रैगन फिस्ट अनलॉक्ड, योजक चिन्ह ब्लू लेजर फिस्ट अनलॉक्ड, न्यू स्किल लोडिंग, इक्विपमेंट एक क्रिस्टल जो इंसान की इमोशंस को स्टोर करता है, सर्वाइवल और शक्ति के लिए उपयोग किया जा सकता है। योजक चिन्ह इमोशन क्रिस्टल नेक्सरी स्वॉर्ड लॉक्ड, ड्रॉबैक्स योजक चिन्ह आयन वल्नरेबिलिटी, लोहे के संपर्क में आने से तुरंत 80% स्टेट्स घटा दिए जाएंगे। सॉल्ट डैमेज, नमक का खाना, ये नमक के संपर्क में आने से 10% स्टेट्स घट जाएंगे। स्टैट पॉइंट्स अवेलेबल 8। दोबारा से अपनी सिस्टम की स्टेटस विंडो देखकर सिद्धार्थ को नॉस्टैल्जिया जैसा फील हो रहा था, क्योंकि इतने महीनों में उसने एक भी बार स्टेटस विंडो नहीं खोलकर देखी थी। इतने सेलेस्टियल पॉइंट्स, मेरे पास इतने ज़्यादा सेलेस्टियल पॉइंट्स कैसे आ गए? शायद मैंने इस पर ध्यान न दिया हो, चैलेंजेस को पार करते करते मेरे पास इतने सारे सेलेस्टियल पॉइंट्स का गया हूँ। सिद्धार्थ तुरंत सिस्टम से बोलता है, लेवल अप। उसका सिस्टम तुरंत लेवल 10 पर पहुंच गया था। कंग्रेचुलेशंस, आपका सिस्टम लेवल 10 पर पहुंच चुका है, आपको एक स्टेट पॉइंट मिला है। सिद्धार्थ दोबारा लेवल अप करने की कोशिश करता है और अचानक उसके सिस्टम से आवाज आती है, कांग्रेचुलेशंस, आपका सिस्टम लेवल 11 पर पहुंच चुका है, आपको 2 स्टेट पॉइंट्स मिले हैं। एवोल्यूशन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है, कृपया तैयार रहें। क्या एवोल्यूशन की प्रक्रिया मतलब? सिद्धार्थ कंफ्यूजन में सिस्टम को देखते हुए बोलता है। अचानक से उसकी बॉडी लगभग 1 मीटर हवा में फ्लोट करने लगती है। उसे अपने मन में कई सारी चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लग गई थीं। उसका पूरा शरीर ब्लू लाइट में ग्लो करने लग गया था। अचानक से एक जोरदार धमाके की आवाज़ आती है और सिद्धार्थ जमीन पर गिर जाता है। ये सिद्धार्थ थोड़ा अलग दिख रहा था। इस सिद्धार्थ के सिर पर 2 छोटे छोटे सींग आ गए थे और सिद्धार्थ के कैनाइन टीथ भी काफ़ी नुकीले होकर बाहर को निकले हुए थे और उसकी हाइट भी किसी डेविल की तरह बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। वो किसी डेविल जैसा लग रहा था। सिद्धार्थ ने जब शीशे में खुद को देखा, वो खुद अपने आप को देखकर डर गया। तभी उसके सिस्टम से दोबारा आवाज़ आती है, इवोल्यूशन कंप्लीट, क्लास चेंज, क्लास नेक्सिरियन नाइट। एक चीज़ थी जो सिद्धार्थ को भी नहीं पता थी, और वो था कि वो अपने छोटे सींगों और अपने नुकीले दांतों को अपनी मर्जी से नॉर्मल कर सकता था, और उसके नाखून जिन पर उसका ध्यान नहीं गया था वो भी नॉर्मल से काफ़ी लंबे थे और किसी खंजर की तरह शार्प भी। भले ही सिद्धार्थ को वह खुद डरावना सा लग रहा हो, लेकिन वो दिखने में किसी ब्यूटी एंड द बीस्ट जैसी फैंटेसी बुक्स के मेल लीड की तरह लग रहा था। मुझे इन स्टेट पॉइंट्स को कहाँ यूज़ करना चाहिए? सिद्धार्थ कन्फ्यूजन में सोचता है। कांग्रेचुलेशंस, आपके सिस्टम का एक नया फीचर अनलॉक हुआ है। सुप्रीम सिस्टम से एक रोबोटिक आवाज़ आती है। क्या है सुप्रीम सिस्टम का नया फीचर? सिद्धार्थ उन स्टेट पॉइंट्स को कहाँ यूज़ करेगा? और क्या उसका नया डिमोनिक रूप वह सच में अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकता है?